अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज का एजेंडा जो है वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ जी। आपको जैसे पता है कि बहुत ही करीब है हम, ठीक है, स्प्रिंग 25 के बाद ये हमारे पास जो अटेम्प्ट आ रही है ऑटम 25। ऑटम 2025 अटेम्प्ट इसलिए भी काफ़ी अहमियत की हामिल है कि ये कैफ 6 MFA की आखिरी अटेम्प्ट। कैफ 6 MFA की लास्ट अटेम्प्ट है। क्या मतलब है? क्योंकि आपको पता है कि ये पेपर इंशाल्लाह अगली स्कीम में, जो अगली स्कीम होगी जिसका पेपर अब ऑटम 2026 में होगा, मार्च की जगह, ऐसा ही है ना? तो अब ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट से ये हो जाएगा कैफ 7। ऐसा ही है जी, ठीक है जी। तो कैफ 7 हो जाएगा, ये कैफ 6 के हिसाब से ये आखिरी अटेम्प्ट, इवन तो कोर्स में कोई खास खातिर ख्वाह चेंज नहीं है कैफ 6 और कैफ 7 के, मगर बहरहाल नाम चेंज हो जाएगा। और ये पेपर अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो होगा फरवरी 2026 में इंशाल्लाह, जो भी आई के अपने अपडेटेड चीज़ें ना उसकी। अच्छा, आज के एजेंडे की बात कर लेते हैं जी। आज का एजेंडा क्या है हमारा, ठीक है? अभी अभी स्टार्ट किया गौर, अभी अभी स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एग्जाम टिप्स पे एंड रिवीजन गाइड्स। रिवीजन कैसे किया जाए, आखिरी के दिनों में क्या किया जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए, किन बातों को छोड़ दिया जाए, किन बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाए, ये सारी बातें इंशाल्लाह पहले की जाएंगी। दूसरे नंबर पे बात की जाएगी आपसे कि हाउ टू टैकल थ्योरी। हमने देखा है कि थ्योरी में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे जितने अच्छे कैलकुलेशन में आ रहे हैं। और आपस की बात है, आपस की बात है, अंदर की बात ये कि हम थ्योरी को इतना टाइम भी नहीं देते। सिंसियरली बात की जाए तो थ्योरी को इतना टाइम नहीं दिया जाता। किसको टाइम दिया जाता है जी? टाइम दिया जाता है कैलकुलेशन को जी, क्योंकि मजा आता है ना, उसमें नंबर्स हैं, ठीक है ना? तो एग्जामिनर रिपोर्ट में भी, एग्जामिनर कमेंट में भी ये बात आ रही है कि थ्योरी में नस्बतन मार्क्स कम है। इवन दो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है एमएफए का, मगर थ्योरी मैं समझता हूँ अभी भी हल्की है। जिन लोगों का पेपर रुक चुका है अनफॉर्चुनेटली, मैं समझता हूँ उसमें मेजोरिटी रीजन थ्योरी होता है। और फिर स्प्रिंग 2025 के कुछ लिमिटेड क्वेश्चन में बात की जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, पहले तो एक बात का जवाब दें, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एमएफए दे चुके हैं कभी जिंदगी में? कोई है में से? चैट के थ्रू बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो एमएफए पहले दे चुके हैं कभी जिंदगी में। हाँ, थ्योरी की बात करेंगे ना गौर, तो इंशाल्लाह मजा आएगा, ठीक है। ओके, ओके, मैं नाम नहीं ले रहा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आप लोगों की, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास माशाल्लाह, काफी सारे लोग हैं। अच्छा यार देखिए, पहले तो एक चीज ध्यान में रख लें, एमएफए जैसा आसान पेपर कोई नहीं है, मैं आपको सीरियस बताऊं। एमएफए जैसा आसान पेपर कोई नहीं है। इसका पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। आपके सामने एग्जामिनर कमेंट खुला हुआ है ऑटम 24 का। पासिंग परसेंटेज देखें कितना है, 45। आपको पता है ये इधर पासिंग परसेंटेज कितना था पिछली अटेम्प्ट में? पिछली अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज किसी को पता है? ये देखें, ये देखें, 54 मिल रहा है आपको, सामने आ रहा है। कितना परसेंटेज? एनलार्ज कर लेते हैं, 54। हाँ, एक सवाल इसमें ऐसा है जिसका सिर्फ 5% था पासिंग परसेंटेज। ये कौन सा सवाल था, किसी को पता है? जो लोगों से टैकल नहीं हुआ, जिसने काफी परेशानी की, मगर उसके बावजूद आप देखें 54 है। मतलब अगर ये सवाल अच्छा हो जाता तो ये समझे कहाँ जाता है, शायद ये 60-60 में चले जाता, 60 में चले जाता। ये किस चीज़ का सवाल था, किसी को पता है? ये कोशिश करेंगे आज की क्लास में करा दूंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब मैं कराऊंगा तो आपको आसान लगेगा इंशाल्लाह। 5% लोग बच्चा पास हुआ है पूरे, यानी कि जिन बच्चों का पेपर पास हुआ है उनमें से भी मेजोरिटी लोग ऐसे थे जिनसे ये सवाल टैकल नहीं हुआ। ये सवाल था फॉरेक्स का, रिस्क मैनेजमेंट का। इसमें दोनों आई थी, इंटरेस्ट रेट हेजिंग भी आई थी, हेजिंग का सवाल था। इंटरेस्ट रेट हेजिंग भी आई थी और करेंसी हेजिंग भी आई थी, ठीक है। तो ये तो जिन लोगों का जाहिर सी बात है पेपर रुका है उनका तो लाजमी ये गलत हुआ। अच्छा, मजे की बात आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये कौन सा एरिया है कैलकुलेशन में? ये तो देखें सवाल ही थोड़ा मुश्किल आ गया ना। कैलकुलेशन बेस्ड एरिया में देखें कितने मार्क्स आ रहे हैं लोग। और इधर आप देखें जरा, थियोरेटिकल में कितने मार्क्स आ रहे हैं? एवरेज से कम? क्या मैं कह सकता हूँ कि ये थ्योरी हो रही है बिलो एवरेज? बिलो एवरेज का मतलब समझते हैं?
क्योंकि देखिए आप सेशन में आए तो कुछ लेके जाए ना, कुछ फायदा तो। बिलो एवरेज का मतलब है कि जो एवरेज 54% है उससे कम मार्क्स आ रहे हैं। 46% बच्चा पास हो रहा है, 39% बच्चा पास हो रहा है, 36% बच्चा पास हो रहा है, एवरेज से कम आ रहा है। यानी कि थ्योरी रिजल्ट को डाउन कर रही है। एग्री करेंगे इस बात से? और ये जो कैलकुलेशन बेस्ड है, ये क्या हो रहा है, ये अबव एवरेज है। एक सवाल में ठीक है ऊपर नीचे हो गया, मगर आप देखें 80%, यार क्या चाहिए आपको? 80% अगर सवाल सही हो रहा है, वैक का सवाल था ये गालिबन वैक का सवाल था। बजटिंग में भी 33 आ गया, चलो बजटिंग थोड़ा कह सकते हैं, बजटिंग हमेशा से बच्चों को तंग करता है। अच्छा फॉरेक्स में आपको पता है, फॉरेक्स में आपको पता है क्या क्या आएगा? वो फॉरेक्स कह रहा हूँ, कैश फिक्स में आपको पता है, ये बात समझ आ रही है? हाँ पेस्टल इतना मुश्किल थोड़ी था सबा। पेस्टल में क्या मुश्किल था जो 36% बच्चा पास हुआ? मेरे हिसाब से तो ऐसा मुनासिब था। ट्रिपल ए भी इतना मुश्किल नहीं था, आईटी मुनासिब था। एमसीक्यूज में हाँ माशाल्लाह बहुत सा कम लोग प्ले कर रहे हैं रोल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक एक पहले मैं बात कर लूँ एग्जाम टेक्निक पे बात करने से पहले, एक बात मुझे बताएं, पेपर में क्या क्या आता है? पेपर आउट कर लेते हैं आज हम। आज हम पेपर आउट कर लेते हैं, पहले जरा पेपर आउट करते हैं, पेपर में आता क्या क्या है। कैलकुलेशन से स्टार्ट करूँ? कैलकुलेशन बड़ी सर्टेन है, टेंशन ना लें जी। जितने में भी रुका है एक बात ध्यान में बिठा लें, ये अपने ध्यान में बिठा लें कि ये अटेम्प्ट एमएफए की आपकी आखिरी अटेम्प्ट है, आपने इस अटेम्प्ट में एमएफए पास करना है। 54% बच्चा पास हो रहा है, मजाक है यार। वन ऑफ द बेस्ट पासिंग रेशियो, वन ऑफ द बेस्ट पासिंग रेशियो। अच्छा कैप सिक्स एमएफए में दो चीजें आती हैं, ऐसा ही है। एक थ्योरी आती है, एमसीक्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, और एक प्रैक्टिकल पोर्शन आ रहा है। थ्योरी मतलब मैनेजेरियल एरिया, ऐसा ही है। अच्छा मेरे बैकग्राउंड मुझे जानते हैं लोग, कितने लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं जरा चैट में बताएं, यस कर दें, या मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूं। जो जानते हैं वो यस करते, जो नहीं जानते नो कर दें, हर कोई पार्टिसिपेट करे तो। नो वाले भी कोई मसला नहीं है, नो कह दें जो जो नहीं जानते, कोई बात नहीं। थ्योरी का उस्ताद नहीं हूँ भाई मैं। मगर ये कि थ्योरी अच्छी करा देता हूँ अलहमदिल्ला। हालांकि मेरा जो कोर एरिया है वैसे कैलकुलेशन है, मगर थ्योरी जब कराने पे आता हूँ तो अलहमदिल्ला अल्लाह का बहुत एहसान है, अच्छी हो जाती है। अच्छा यार मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेरा नाम साउथ तारिक है जी, और 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया था। 2008 में मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया था, छोट शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा मैं। ठीक है 2010 में मैंने अपना ACCA भी कंप्लीट कर लिया था पहले ही। और 2014 में अलहमदिल्ला मैंने अपना CA भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है 2014-15 समझ लें आपने। उसके बाद फिर मैं, अच्छा मैं KPMG में था, 2011 में मैं KPMG में आ गया था। और 2018 में मैंने अपनी फर्म स्टार्ट कर ली थी अलहमदिल्ला, चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद, STN को। ठीक है जी, STN को। और अलहमदिल्ला आज 2025 में मैं अपनी फर्म STN को रन कर रहा हूँ, जो कि जो है वो अकाउंटिंग ऑडिट टैक्सेशन का काम जो है वो करेगी। टीचिंग कब से कर रहा हूँ जी? टीचिंग का बड़ा मजेदार किस्सा है जी। टीचिंग में कर रहा हूँ और पहले से, यानी कि टीचिंग मेरी हो रही है 2005 से। यानी कि जब मैंने ओ लेवल्स कंप्लीट भी नहीं किया था तब मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। तो टीचिंग रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो 2005 से लेके दो फेजेज है मेरी टीचिंग के। एक फेज मेरी टीचिंग का था 2005 से लेके 2014, जिसमें मैंने ओ लेवल्स पढ़ाया, A लेवल्स बहुत पढ़ाया, ACCA के भी काफ़ी सारे पेपर पढ़ा। जो मैं पढ़ता था वो पढ़ाता था, बचपन से शौक था जी। क्लास आप अंदाज लगा लेना, मेरा अगर O लेवल 2006 में हो रहा है और मैं 2005 में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ फॉर्मली। फॉर्मली ये नहीं कि मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों के पेपर दिलवाए मैंने 2005-06 में। तो आप समझ रहे हैं फिर मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, बचपन से पढ़ा रहा हूँ। फिर 2014 में मैंने CA को पढ़ाना शुरू किया, 2014 से लेके आज तक अलहमदिल्ला टिल डेट मैंने CA की टीचिंग शुरू की। अच्छा CA में मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ? CA में मैं कैफ 3 CA में पढ़ाता हूँ, जो अभी आगे आगे कैफ 5 हो जाएगा। कैफ 6 MFA पढ़ाता हूँ, क्योंकि आगे जाके कैफ 7 हो जाएगा। C Fab 4 BFD पढ़ाता हूँ। अच्छा BFD में पता नहीं आपको पता ही नहीं पता, अभी अभी ताज़ा दिसंबर सॉरी जून 25 में अभी अभी ताज़ा हमारे स्टूडेंट का गोल्ड मेडल आया अल्हम्दुलिल्लाह, उमेश कुमार का। ठीक है जी, उसके अलावा पास में मेरे 2 मेरिट भी आ चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स के। उमेश कुमार हमारे स्टूडेंट हैं जी,
आई डोंट नो, देखा नाम सुना आपने उमेश कुमार के बारे में, कुछ पता है आपको? बीएफडी इन्होंने हमसे पढ़ा था जी। पहले भी कुछ स्टूडेंट्स के मेरिट आए हमारे पास। इस बार अल्लाह ताला का करम हुआ कि बीएफडी C5 4 में मेरा स्टूडेंट का गोल्ड मेडल भी आ गया। ये वो पेपर है जो मैं 100% पढ़ाता हूँ आज की डेट में। इसके अलावा मैं C5 3 SPM पढ़ाता हूँ और MSA 2 पढ़ाता हूँ। MSA 2 बिल्कुल आखिरी पेपर, बिल्कुल आखिरी पेपर। ये दो पेपर मैं 1/3 पढ़ाता हूँ। एक और टीचर है हमारी अकेडमी में, उनके साथ मिलकर। तो ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है जी। एमएफए के साथ बहुत लगाओ इसलिए क्योंकि एमएफए के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आगे बीएफडी में भी आती हैं। ठीक है ना, बीएफडी में भी आती है। तो आप समझे, मैं आज आपसे जो बातें करूंगा मैं अपना बीएफडी का तजुर्बा भी शेयर करूंगा। ठीक है ना। उसके अलावा मैंने सीए फाइनल का एक पेपर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो बहुत पढ़ा है, वो अब खत्म हो चुका है, पहले था मॉड्यूल एफ में। तो दिस इज सम स्मॉल टीचिंग ओरिएंटेड बैकग्राउंड। इट्स ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए मुझे सीए की टीचिंग में अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे देखा जाए तो 20 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। ठीक है जी। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, कैफ 6 एमएफए के पेपर में दो पोर्शन होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कुछ टॉपिक लाजमी आते हैं, बताएं कौन कौन से हैं जो लाजमी आते हैं? लाजमी आते हैं, लाजमी यानी कि पेपर बनता ही नहीं है इससे बगैर। और एक जैसे सवाल आ रहे हैं, मजे की बात की है। वैक का सवाल लाजमी आता है। एनपीवी का सवाल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसे कहते हैं, उसका सवाल लाजमी आता है। ठीक है। इसके अलावा फॉरेक्स का सवाल, फॉरेक्स या हेजिंग कह लें, इसका सवाल लाजमी आता है। ठीक है जी। और इसके अलावा, उसके अलावा बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में से कोई एक आता है, ऐसा ही है। अक्सर बजटिंग आ जाता है मगर वर्किंग कैपिटल को भी देख के जाएगा, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है वर्किंग कैपिटल आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा बजटिंग नहीं पढ़ के जाए, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि वर्किंग कैपिटल को खास तौर पे देख के। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? इस दफा के चांसेस मैंने आपको बता दिए कि वर्किंग कैपिटल के थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, मगर ये है कि बजटिंग को छोड़ के नहीं जाएगा, एग्जामिनर कभी भी गेम कर सकता है, तो ये कंफर्म है, समझे? अच्छा, थ्योरी में क्या क्या कंफर्म हुआ? थ्योरी में पेस्टल पे एक सवाल लाजमी आता है। एथिक्स पे भी ऑलमोस्ट एक सवाल आ जाता है। ट्रिपल ए मॉडल, टक्कर मॉडल, हाँ टक्कर ट्रिपल ए, इनमें से कोई एक चीज घूम लेता है। इसके अलावा मैंने देखा आईटी या टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन से भी सवाल अक्सर बन जाता है। फिर बाकी बचा कुचा जो टाइम है, ये टॉपिक्स है, उसमें कभी ये स्वॉट पूछ लेता है, कभी लाइफ साइकिल पूछ लेता है, कभी बोस्टन मैट्रिक्स पूछ लेता है, कभी पोर्टर 5 फोर्सेस पूछ लेता है, कभी वैल्यू चेन एनालिसिस पूछ लेता है। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कभी कभार पूछे जाते हैं, मगर ये मुश्किल नहीं है, मैं समझता हूँ बड़े अच्छे टॉपिक हैं। बड़े अच्छे टॉपिक, बड़े मजेदार टॉपिक हैं। ठीक है। इस बार कुछ और टॉपिक ऐड होंगे अगली बार कैफ 6 में, मगर ये वो C5 3 से आएंगे। तो आप देखें कैफ 6 एमएफए का जब तो पासिंग परसेंटेज अच्छा है कि बच्चे को पता है कि जी वैक आएगा ही आएगा, एक जैसा सवाल आ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनपीवी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा ही आएगा। फॉरेक्स में कभी कभार वो ट्रिकी कर देता है, कभी कभार, इस बार किया, वैसे यूजुअली इतना मुश्किल सवाल नहीं आता। बजटिंग और ब्रेकिंग में लाजमी आएगा, पेस्टल लाजमी आएगा, एथिक्स ऑलमोस्ट लाजमी आएगा, आईटी ऑलमोस्ट लाजमी आएगा। ये तो स्वाट आ जाएगा, लाइफ साइकिल आ जाएगा, बोस्टन आ जाएगा, पोर्टर 5 फोर्स आ जाएगा, वैल्यू चेन आ जाएगा, इसी तरह के मिलते जुलते टॉपिक कोई आ जाएगा। ठीक है ना। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी कह सकते हैं, एक दफा वो भी आया हुआ है। बेंच मार्किंग, आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये कितना आसान है यार, खोल के रख दिया एग्जामिनर ने। तो आप प्लीज, जो लोग एक दफा एमएफए दे चुके हैं, उनको मैं एक बहुत बड़ा एक समझें, एक तसल्ली दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी तसल्ली दे रहा हूँ कि आपके पास एक बेनिफिट है, आपके पास तजुर्बा है कैफ 6 एमएफए का। ठीक है ना। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कि यार कंफर्म है, ठीक है, चीजें आएंगी ही आएंगी। अच्छा, अब आखिर के दिनों में क्या करना चाहिए? अच्छा, पेपर की डेट बताएं जी, कैफ 6 कितने लोगों को पेपर की डेट वाकई सही पता है? कैफ 6 का पेपर किस दिन है और किस डेट है? कितने दिन पीछे हैं हम आज? जी, जल्दी से बताएं। 3 सितंबर। कितने दिन पीछे? वेडनेसडे, बरोज बुध, मेरे ख्याल से बुध का दिन है। सही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कितने टाइम रह गया? 2 हफ्ते रह गए ऑलमोस्ट। तो मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको सीए फाइनल में भी हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आप, हाँ सबसे पहले तो आप ये करें, एक छोटा सा प्लान बनाएं, एक छोटा सा रजिस्टर के अंदर पेज बनाएं। डे, डेट, सब्जेक्ट, टू बी कवर्ड। ठीक है, क्या कवर करना है मैं बाद में बताऊंगा, मगर ये प्लान जरूर बना लें।
ठीक है जी, एमएफए से रिलेटेड स्पेसिफिक मैं बात करता हूँ आपसे, मगर एक जनरल बात करनी जरूरी है कि ये ओवरऑल आपको हर पेपर में काम आएगी। मैं आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। लेट से मंडे तो गुजर गया, हम बात करते हैं ट्यूसडे से। ट्यूसडे को डेट क्या है जी? आज 18 तारीख है, तो कल 19 अगस्त होगी। ठीक है, फिर वेडनेसडे, एक लाइन छोड़ के करना है, एक लाइन छोड़ के कर लें। थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह करते 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 आप 31 अगस्त तक बना लें, क्योंकि फर्स्ट से तो पेपर स्टार्ट है। ठीक है, अब सुने मेरी बात बड़ी गौर से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दिन में दो दो पेपर पढ़ लेते हैं, तीन ही पेपर भी पढ़ लेते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं एक दिन में एक ही पेपर पढ़ सकता हूँ। वरना मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। एक पेपर एक दिन में पढ़ो तो लगता है कि हाँ यार उस पेपर का कुछ अच्छा खासा पढ़ लिया। एज्यूम कर लें आपने कहा कि जी ट्यूसडे को कैफ सिक्स एमएफए पढ़ना है। ठीक है, वेडनेसडे को भी आपने कहा यार कैफ सिक्स एमएफए पढ़ना है। वे थर्सडे को आपने कहा नहीं यार मेरा जो है ना कंपनी लॉ का पेपर ही बाकी है, कैफ सेवन पढ़ना है मुझे, कंपनी लॉ मिसाल के तौर पे। क्या सही है? तो आपके सामने जो भी बन रहा है ना, क्या कहते हैं, जेन्युइन, आप ये प्लान बनाएं, ये प्लानर जरूर बनाएं। आधा घंटा लगेगा। टू बी कवर्ड, अब आपने लिखा यार मैंने ना रीसेंट अटेम्प्ट नहीं की फॉर एग्जाम्पल, या आपने कहा यार मैंने रिवीजन नहीं किया कुछ टॉपिक्स का, तो रिवीजन ऑफ, आपने कहा यार मैंने हेजिंग का रिवीजन नहीं किया, मैं हेजिंग का रिवीजन करूंगा। फिर आपने कहा नेक्स्ट डे यार मैंने ना क्या कहते हैं रीसेंट अटेम्प्ट सॉल्व नहीं की, मैं ना 2022 की अटेम्प्ट सॉल्व करूंगा, पास्ट पेपर सॉल्व करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक प्लान जरूर बनाए, और रियलिस्टिक प्लान बनाएं। ये वो प्लान ना बनाएं कि पता चला आपने बोला नहीं यार मैं एक आग लगा दूंगा, अल्लाह माफ करे, और 14 घंटे पढ़ लूंगा और 20 घंटे पढ़ लूंगा। वो 14 घंटे पढ़ना ना पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही पॉसिबल होता है। सही है ना? अभी तो ये कि 8-10 घंटे एक अच्छा क्वालिटी टाइम अगर आप पढ़ लेते हो तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। सही ना? पेपर से पहले तो आप जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 20 घंटे ही पढ़ लेते हो। दिल नहीं चाह रहा होता सोने का, ऐसा है नहीं है, पेपर से एक दिन पहले तो नींद भी नहीं आ रही होती। लेटते हैं सोने के लिए तो भी दिल चाहता है कि यार वो दो टॉपिक रह गए थे रिवाइज करने को, वो रिवाइज कर लेते हैं, फलां थ्योरी पढ़ लेते हैं, हाँ फलां सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फलां आइटम का वो पेपर रह गया था वो देख लेते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। खैर, तो कहने का मतलब है कि रियलिस्टिक बनाएं और ये जरूर बनाएं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैफ सिक्स एमएफए की। देखें जी, एफ सिक्स एमएफए के लिए मैं एज्यूम करूँ लेक्चर सबके कवर हुए हैं, अब तीन काम करने के होते हैं, थ्री इंपॉर्टेंट। फिर मैं एग्जाम टेक्निक पे भी बात करता हूँ। टास्क जो आपकी हैं, पहला है डिटेल्ड रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स। क्योंकि अब हम 18 तारीख को बैठे हैं ना, तो अब मैं आपसे जो बात करूंगा ये बहुत सीरियसनेस के साथ करूँ। दूसरे नंबर पे आपने करना है मेक सॉल्व रीसेंट अटेम्प्ट पासिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ, विद प्रॉपर टाइमिंग। आज के सेशन का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको अपने जितना भी तजुर्बा है मेरा 11 साल की टीचिंग का, वो आपको कुछ हद तक बेनिफिट में ले आऊँ, बेनिफिट में कन्वर्ट करा दूँ। सॉल्व रीसेंट अटेम्प्ट पासिबल विद प्रॉपर टाइमिंग। ठीक है, एंड मेक मिस्टेक लॉग। ये मिस्टेक लॉग क्या चीज़ है? मिस्टेक लॉग क्या चीज़ है? कि मिस्टेक लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको आगे पूरी जिंदगी हेल्प करेगा। एंड थर्ड, थर्ड रिटन प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी। अच्छा, पहले तो मुझे आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने इसमें से कितने काम कर लिए हैं, कौन कौन से काम कर लिए, मुझे टाइप करके बताएं। 1 2 3 में से बता दें कौन कौन से कर लिए। किसी ने अगर 1 और 3 कर लिया तो वो लिख दे, किसी ने 1 और 2 कर दिया तो 1 और 2 लिख दे, किसी ने 1 खाली किया तो 1 लिख दे, किसी ने खाली 3 किया तो वो 3 लिख दे, किसी ने कुछ नहीं किया तो वो 0 लिख दे, नन लिख दे, नन लिख दे। प्लीज यार, ये मैं जितने लोग पार्टिसिपेट करें आज के सेशन में लाइव में, माशाल्लाह अच्छा ऑडियंस आ गया है। कम नोटिस पे हमने जो है ना सेशन रखा था, मगर उसके बावजूद थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो प्लीज यार हर बंदा अपना अपना मुझे सिंसियरली बता दे। अच्छा, 1 मिनट और। जो लोग 1 कह रहे हैं, मैं 1 में एक्सपेक्ट करूँ कि पूरा रिवीजन हो गया है। अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप बोलेंगे 1 इन प्रोग्रेस, 1 इन प्रोग्रेस बोलेंगे, 1 पार्शल बोलेंगे, 1 इनकम्प्लीट बोलेंगे। और खाली 1 आप बोल रहे हैं तो मैं एज्यूम करूँ कि 1 पूरा हो चुका है। नन वाले भी लोग हैं जी। अच्छा, होल रिवीजन नहीं हुआ है, ओके।
मूसा कह रहे हैं 1 इन प्रोसेस है, 1 पार्शली हुआ है, ठीक है, 1 इनकम्प्लीट हुआ है मायरा कह रहे हैं, और के कह रहे हैं 1 इन प्रोसेस है, हारून कह रहे हैं 1 और 2 इन प्रोसेस है। अच्छा कितने लोगों ने, अब ईमानदारी से बताएं, अब मैं 1 के बारे में नहीं पूछ रहा, 1 के बारे में मैंने पूछ लिया, कितने लोगों ने 2 किया है, 2 स्टार्ट कर दिया है, रीसेंट अटेम्प्ट पे पहुंच गए लोग, यस और नो में जवाब देंगे, यस और नो में जवाब देंगे। रीसेंट अटेम्प्ट में कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो नो कर दें, जिन्होंने किया है वो यस कर दें। ओहो नो वाले भी लोग हैं, थोड़ा बहुत भी किया है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं यूसुफ, ये प्रैक्टिकल साइड किया है तो ये मेरा पर्पज ये है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरा पूरा पेपर सॉल्व करो, टाइमिंग लगा के, प्रॉपर टाइमर लगा के, 3 घंटा 15 मिनट का। अच्छा अब आप एक चीज सुन लें यार प्लीज, सबसे, अब मैं मुखातिब हूं, मुझे समझ आ गई आप लोग कहाँ पे हो। पहले तो यार आप रिवीजन कंप्लीट करें, जिनका रिवीजन इन प्रोग्रेस है कोशिश करें रिवीजन कंप्लीट करें, एक प्लान बनाए पूरा, ये प्लान मैंने इसीलिए पहले सिखा दिया, इस प्लान के मुताबिक अपना रिवीजन जो है ना वो टेलर करें, टू बी कवर्ड में कहीं इस रिवीजन को डाल दें, जितना जल्दी से जल्दी ये कर ले। उसके बाद आप रिसेंट टाइम सॉल्व करें टाइमर टाइमर लगा के, ये प्रॉपर टाइमर लगा के सॉल्व करने का मकसद है कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के, ये नहीं कि आपने एक सवाल कर लिया एक दिन में, अगला अगला सवाल अगले दिन में, तीसरा सवाल तीसरे दिन में, नहीं, एक सिटिंग में बैठ के कोशिश करें, या मैक्सिमम 2 सिटिंग में बैठ के, अगर कोई बहुत मसला है घर में, कोई इशू है, आप एक साथ 3.25 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते, बीच में नमाज का ब्रेक आ जाता है, लंच का ब्रेक आ जाता है, तो चलो 2 गो में कर लो, मगर आप कोशिश करो कि यार एक साथ करो। देखो इसके 2 फायदे होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे होते हो, कभी आपको ये फील हुआ है, कभी कुछ लोगों से पेपर में सुना होगा आपने, सर मैं पेपर में जाता हूँ कोई नया सवाल देता हूँ ब्लैंक हो जाता हूँ, सुना है किसी ने? किसी ने सुना है कि जब मैं पेपर में जाता हूँ अचानक कोई नया सवाल मेरे सामने आता है तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ? ये किसी से सुना है आपने, या कभी आपके साथ हुआ है? ये क्यों होता है पता है? इसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी वजह ये होती है कि जब हम घर में बैठे हैं ना, मिसाल के तौर पर हम वैक का पास वैक सॉल्व करना है, अब वैक जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला सवाल भी वैक है, दूसरा सवाल भी वैक है, तीसरा सवाल भी वैक है, और हमने लेट से 15 सवाल कर लिए वैक ही वैक, वैक ही वैक, वैक ही वैक, तो हम उस टॉपिक में हो गए चीते। चीते समझते हैं? अब मैं आपको 16 सवाल भी वैक का दूंगा ना, आप कुछ ना कुछ करके वो सवाल निकाल दोगे, मैं गारंटीड बता रहा हूँ, 15 सवाल आपने देख लिए हैं यार। सेम गोज फॉर एनपीवी एज वेल, कि आपने बजटिंग में भी ऐसा है, हालांकि बजटिंग बहुत मुश्किल टॉपिक है, बजटिंग में भी ऐसा है कि आप जब 10 सवाल बजटिंग के देख लेते हो ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस एक इंतहा की लेवल पे चले आता है, अगर सही हो रहा है तो। फिर 11वां सवाल मैं आपको बजटिंग का दूंगा ना, तो आप बोलोगे कुछ नहीं ले आओ सर, 50-60% मार्क्स तो वैसे ही ले आऊंगा मैं, चाहे जितना मुश्किल सवाल हो। मगर पेपर में क्या होता है, पेपर में पहला सवाल कुछ किसी और टॉपिक का है, सेकंड सवाल किसी और टॉपिक का है। अब वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी सॉल्व करने के बाद जब आप आते हो ना फॉरेक्स पे, मिसाल के तौर पे, अब आपको बिल्कुल माइंड चेंज करना है, ये शिफ्ट करना है। तो बहुत सारे लोगों को इसकी आदत नहीं होती, टॉपिकल बहुत अच्छे होते हैं, वो टॉपिकल समझते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आप उनसे करा लो, ठीक है ना, पास पेपर के भाई, एक टॉपिक के सारे पास पेपर पे, दूसरे टॉपिक के सारे वो बेहतरीन चीटर, दूसरे बच्चों को भी समझा रहे हैं, दोस्तों को भी समझा रहे हैं, मगर जब उनसे बात की जाए ना, उनको खुद दिया जाए, कोई मॉक देख लेते हैं, कोई नया पेपर देख लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं सर, परेशानी हो जाती है सर, घबराहट हो जाती है सर, मैं फंस जाता हूँ। तो भाई आप अभी से करके जाओ, कितनी अटेम्प्ट करके जाने चाहिए, 6 से 8 अटेम्प्ट करके जाओ, 2022 23 24, 7 अटेम्प्ट है ना हमारे पास यार, 6 से 7 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट कर लो चलो, बस 7 नहीं करो, 6 अटेम्प्ट का प्रॉपर काम करो, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी सुन लो। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ कंप्लीट पेपर सॉल्व करो पहले, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, थ्योरी भी फुल फ्लैज, ये नहीं थ्योरी को थ्योरी के साथ सौतेला सलूक कर दिया, ये नहीं थ्योरी को बुलेट बना लिया बस, ये नहीं कि थ्योरी का बस हमने जो है ना क्या कहते हैं अल्लाह भला करे ओरली सॉल्व कर लिया, जहन में सॉल्व कर लिया, पेपर में जहन में थोड़ी सॉल्व करना है यार, जिस तरह पेपर में प्रॉपर लिख के सॉल्व करना है, उसी लेंथ का, उसी साइज का, उतनी लाइंस का, उतनी डिटेल्ड आंसर आपका होना चाहिए। कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है पहला स्टेप। फिर उसको क्या करना है, उसको चेक करना है अगेंस्ट सजेस्टेड सॉल्यूशन। जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये बात पता है कि मैंने ऑलरेडी 2023 और 24 के पास पेपर्स के सॉल्यूशन डाले हुए हैं, पता है ना आपको ये बात, बल्कि 2022 का भी शायद कोई डाला हुआ है, 2025 का नहीं डाल सका हूं मैं, बिजी था मैं। 2023 और 24 के मेरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, पड़ा हुआ है, ओपन फॉर ऑल, देखा है आपने? क्वेश्चन बाय सॉल्यूशन है।
यानी कि पूरा पेपर सॉल्व करो, फिर भले आप उससे वीडियो से फास्ट फॉरवर्ड करके चेक कर लो। मगर पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लोग एक एक दो दो सवाल करके सवाल चेक करना शुरू कर देते हैं। नहीं, पूरा पेपर सॉल्व करो। बेचैनी हो रही है, कोई बात नहीं यार, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? सेकंड स्टेप में सजेस्टेड सॉल्यूशन से चेक किया। फिर क्या करना है? अब एक तीसरी बात, क्या हमारा आंसर 100% मैच हो जाता है सजेस्टेड आंसर से? हो सकता है कुछ सवाल हो भी जाए, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाती है, कभी रीडिंग मिस्टेक हो जाती है। अब जो तीसरा काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी के लिए ध्यान में रख लो, ये सीए फाइनल में भी काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। अब आपने तीसरा काम क्या करना है? पहला अब आपने कंप्लीट पेपर सॉल्व किया, सेकंड उसको सोल्यूशन से मैच किया। अब थर्ड, मेक मिस्टेक लॉग। व्हाट इज मिस्टेक लॉग? व्हाट इज मिस्टेक लॉग? नाम से ही लग रहा है, लॉग मतलब होता है डॉक्यूमेंट करना। राइट डाउन योर मिस्टेक्स, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन राइट डाउन योर मिस्टेक्स। मिस्टेक लॉग की मिसाल दूं मैं तुम्हें? लाओ मैं तुम्हें मिस्टेक लॉग की मिसाल देता हूं। ये देखना जरा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एग्जामिनर ने क्या किया? क्या मैं कहता हूँ ये एग्जामिनर का मिस्टेक लॉग है, जनरलाइज मिस्टेक लॉग है, कि बच्चे ने ये गलती कर दी, बच्चे ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया, बच्चे ने कैटेगराइज नहीं किया, बच्चे ने जो है ना वो क्या कहते हैं एनालिसिस नहीं दिया, ठीक है, ओवरलुक कर दिया ये एस्पेक्ट एनालिसिस वाला। मेरी बात समझ आ रही है? ये देख रहे हैं? अच्छा, ये तो बहुत बहुत फिर भी मैं कहूंगा कि जनरलाइज्ड है। आप स्पेसिफिक बनाओ, जो वर्किंग गलत हुई वो लिखो। ये देखो, इसमें 9 मंथ्स को लोगों ने इग्नोर कर दिया, ठीक है, एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं की इन्वेंट्री की मिसाल के तौर पे। तो इससे क्या फायदा होता है? मिस्टेक लॉग से फायदा क्या? इसको पढ़ने से क्या फायदा हुआ था? वैसे एक सवाल है, एग्जामिनर रिकमेंड्स आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? हाँ पहले अच्छा ये भी मुझे बताएं, क्या आप लोग एग्जामिनर कमेंट्स आप लोगों ने इस पेपर की अभी तक पढ़ी है? जिन लोगों ने पढ़ी है वो यस बोलते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नो बोलते हैं। कोई बात नहीं, सिंसियरली बात करेंगे, आपके भले का सेशन है भाई। किया है काम, यस बोल दो, नहीं किया नो बोल दो। एग्जामिनर कमेंट किसी ने आज की डेट तक F6 MFA की कोई एक भी पढ़ी है? कोई एक भी? यस, जिसने पढ़ी है वो यस कर दे, जिसने नहीं पढ़ी वो नो कर दे। यूसुफ कह रहे हैं पढ़ी है जी, सबा कह रहे हैं पढ़ी है, नहीं सबा ने नहीं पढ़ी, ओके। डैडी कह रहे हैं यस, के कह रहे हैं यस, किरण कह रहे हैं ठीक है यस, हारून कह रहे हैं नो, मूसा ने कहा 2-3 पढ़ी हैं, यूसुफ ने पढ़ी नहीं, फारवा ने पढ़ी हैं, ठीक है। ऑडिट की पढ़ी हैं? नहीं नहीं नहीं, कैफ 6 की बात हो रही है। MSR ने नहीं पढ़ी हैं जी। मायरा ने 2-3 क्वेश्चन की पढ़ी हैं। भाई 2-3 क्वेश्चन क्या होता है, पूरे पेपर की तो पढ़े। सम क्वेश्चन की पढ़ी हैं। हसन अली ने नहीं पढ़ी हैं, अलीक ने नहीं पढ़ी हैं। देखें प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट ना, ये देखेंगे आपको ये भी बताता है कि पेपर का मुश्किल तरीन सवाल कौन सा था। आपका अगर वो सवाल मुनासिब हो रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ा बूस्टर हो जाता है कि चलो यार मैं तो ऐसा सही करके आ रहा हूँ जो लोगों से नहीं हो रहा। और अगर ऐसा कोई सवाल जो दुनिया में सबसे अच्छा हो रहा है 78% आपसे बहुत खराब हो रहा है, तो फिर सोचने की जरूरत है, लम्हाए फिक्री है। तो कहने का मतलब है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अब उससे डेविएट नहीं करूंगा एजेंडे से, क्योंकि टाइम कम है और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आपसे करनी है आज डिस्कस। तो राइट डाउन योर मिस्टेक्स, मिस्टेक लॉग जरूर बनाएं। अच्छा एक चीज़ और, कितने लोगों के अंदर एक बुरी आदत है? अब ये आप सिंसियरली येस और नो में जवाब देंगे। किसी को के अंदर अगर ये बुरी आदत है बता दें, कोई बात नहीं, अभी हम सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी सीए का फिर भी मैं कहूँगा दरमियानी फेज है। कभी ऐसा होता है आपके साथ कि यार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो, और दरमियान में ना आपको एक वसवसा आता है, शैतानी ख्याल आता है कि शायद मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ, या आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो या मैं स्टक हो गया हूँ, ब्लॉक हो गया हूँ, फंस गया हूँ। वो कहते हैं माइंड फ्रीज हो गया है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा। फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते सर, सोल्यूशन होता है ना, हम सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं, सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं। वो कहते हैं पंचर लगा लेते हैं, मैं लोकल लैंग्वेज में कहता हूँ, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज। हाँ, सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर आगे बढ़ जाते हैं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। फिर कहीं हमें ख्याल आता है, वसवसा आता है, प्रॉब्लम आता है, ये जो है ना नेगेटिव ख्याल आता है, ओ नहीं 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 नहीं, ये शायद सही नहीं हो रहा, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। फिर क्या करते हैं? वापस सोल्यूशन देख लेते हैं, और इस तरह करते करते 2-3 बार सोल्यूशन देख के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हमारा सॉल्व हो जाता है। क्या ऐसा हम करते हैं कि दरमियान में ही सोल्यूशन देख लेते हैं, सवाल खत्म करने का वेट नहीं करते इंडिपेंडेंटली पूरा सॉल्व करने के बजाय? हम दरमियान में सोल्यूशन देख लेते हैं, पूरा सवाल खुद से एंड तक लेके नहीं जाते,
दरमियान में ही सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर कोई हम ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, आप यस कहते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते और वाकई आप एंड तक वेट करते हैं, सवाल को खींच देते हैं एंड तक और फिर सोल्यूशन देखते हैं, तो आप नो करते हैं। जी जवाब नहीं आया सबका, मुझे कुछ लोगों का आया है। चैट में सब पार्टिसिपेट नहीं करे, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखिए पार्टिसिपेट करें, ये आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, समझे? ये आपने आपको बता रहे हैं कि जी आप क्या करते हैं। ठीक है माजिद, वेरी गुड। सोल्यूशन नहीं देखते, नोट्स पे चले आते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं, ठीक है। 90% टाइम ऐसा करते हैं, ठीक है। और मूसा इमरान ऐसा नहीं करते, आई रियली अप्रिशिएट मूसा इमरान। बाकी लोग बताएं जी, आप लोगों का क्या फीडबैक है? क्या आप लोग, कभी कभी होता है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब सुने, ये बात आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, कोशिश करें आज से ये हैबिट बना लें कि पहले सोल्यूशन एंड तक ले जाएं, अपना जैसा तैसा भी बने, और एंड में सोल्यूशन देखें और फिर क्या करें, फिर देखें, फिर एंड में जब आप सोल्यूशन देख लेना, फिर आप बनाएं इसका मिस्टेक लॉ। अगर वाकई कोई गलती हुई भी है तो कोई बात नहीं, वर्किंग के तो मार्क्स होते हैं ना वैसे भी। तो आपने कहा जी पहली वर्किंग मुझसे ये गलत हो गया था, दूसरी मिस्टेक मुझसे ये हुई थी, और तीसरी मिस्टेक मुझसे ये हुई थी। अच्छा, इससे दो फायदे होंगे। ये एक अक्सर देखा गया बच्चों से, पेपर में ऐसा होता है कि दरमियान में स्टक हो जाते हैं, कुछ बच्चे दरमियान में स्टक हो जाते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती तो वो बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है बच्चों को वहीं पे ख्याल आना शुरू हो जाता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। फिर बच्चों को वहीं पे ख्याल आने लगता है कि मैं अगली अटेम्प्ट में फिर क्या करूंगा। फिर वहीं बच्चों को उसी दौरान ख्याल आने लगता है कि यार ये मेरा पेपर पास नहीं होगा तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, वो मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल जाएगा, मेरी फर्म डिले हो जाएगी, मुझे कहीं फर्म में काम नहीं मिलेगा, अच्छी फर्म नहीं मिलेगी। ये सारी दुनिया यहाँ की बातें ना, वो 5 मिनट 10 मिनट 8 मिनट का जो टाइम होता है, जो बीच में आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि यार हमने ना अपने आप को ट्रेन नहीं किया हुआ। अपने आप को ट्रेन करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, कोई हिंड्रेंस आए, तो आपने कोशिश करना है उसको जंप करके आगे बढ़े। जंप करना समझते हैं कि आप उस एडजस्टमेंट को, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट को, स्पेसिफिक पॉइंट को इग्नोर कर दो यार, छोड़ दो, जंप करके आगे बढ़ो। वो देखिए हर्डल रेस, देखिए हर्डल रेस क्या होती है। कभी देखिए हर्डल रेस कि बंदा क्या करता है कि वो ऐसे भाग रहा होता है, फिर जंप करता है, फिर थोड़ा भागता है, फिर जंप करता है, फिर थोड़ा भागता है, फिर थोड़ा जंप करता है, फिर भागता है। देखिए हर्डल रेस ओलंपिक्स वगैरह में है, नहीं है ऐसा? तो ये हर्डल रेस, इसी तरह आपने भी हर्डल रेस करनी है, जल्दी भी भागना है, टाइम भी खत्म ना हो, और हर्डल्स को वो भी करना है, क्या कहते हैं, फलांग के भी जंप करके आगे जाना है। और परेशान नहीं हो, मिस नहीं हो रहा है। एंड में आप क्या बना रहे हो? एंड में आप मिस्टेक लॉग बना तो रहे हो यहाँ पे। मिस्टेक 1 आपने लिख दी, मिस्टेक 2 आपने लिख दी, मिस्टेक 3 आपने लिख दी। तो प्लीज यार एक बात मैं आपको आज बड़ी इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूँ कि कोशिश करें, मैं मानता हूँ टाइम कम है, मगर अपने आप को समझाएं, वरना इससे होगा कि अभी तो टाइम बच जाएगा, अभी तो सब अच्छा लगेगा, मगर प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी जब आप पेपर में बैठे होंगे और कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, तो वहां कौन सोल्यूशन दिखाएगा? वहां कोई दरमियान में कौन सोल्यूशन दिखाएगा? कहाँ से रेफर करेंगे? किसका रजिस्टर देखेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे उस वक्त। तो वहां पे क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गई कि हमने डोंट रेफर सॉल्यूशन एट दी एंड, इन बिटवीन। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी और पेपर सॉल्व करते हुए भी, पूरा पूरा पेपर सॉल्व करना है और अपने आप को अपने मार्क्स देने, मिस्टेक लॉग बनाना है। अच्छा, मिस्टेक लॉग समझ आ रहे हैं? मिस्टेक लॉग का मतलब समझ रहे हैं? जो मिस्टेक सारी उनको कहीं लिख दें, सिली मिस्टेक है तो भी लिखें, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो भी लिखें। मिस्टेक लॉग बनाने से एक फायदा ये भी होता है कि फिर वो सवाल आपको बार बार नहीं करना पड़ता, आपको पता है इस सवाल में क्या चीज थी भाई। ठीक है ना? तो एक तो ये बात हो गई कि आपने जो है वो मिस्टेक लॉग जरूर बनाना है। 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, उसको चेक करेंगे सिलेक्टेड सोल्यूशन से, और जो गलती आएंगी, लाजमी आएंगी, 100% एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता, तो आप मिस्टेक लॉग बनाएंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही? जिन लोगों ने अभी, जो कि बहुत सारे लोग सेकंड स्टेप पे भी हैं, रीसेंट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है टाइमर के साथ करें, टाइमिंग लगा के करें, एंड सेकेंडली ये स्टेप जरूर फॉलो करें। क्लियर है? फॉलो करेंगे भाईजान हम सब? इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदे मैंने आपको बताए। एक फायदा कॉन्फिडेंस, दूसरा फायदा मैं आपको एक और बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट समझते हैं? आपका पेपर टाइम पे होगा, फिर ये नहीं होगा कि, अच्छा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को एमएफए में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, कॉस्टिंग में आता है। मगर प्लीज ये बात ध्यान में रहे कि टाइम बहुत ज्यादा आपका कीमती होता है। ये भी ना हो कि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाए, तो ये चीज भी आपको यहाँ से एड्रेस हो जाएगी। जब आप प्रॉपर टाइमर लगा के करेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ यार, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। ठीक है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कि जब आप एक फ्लो में कोई 6-8 सवाल करते हैं किसी टॉपिक के, तो वो अलग अलग कॉन्फिडेंस होता है। मगर जब आप 6-8 अलग अलग टॉपिक के सवाल एक सीटिंग में बैठ के करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है जो पेपर में हो रहा होता है। ठीक है ना? पेपर में इसी इतना होता है ना कि यार, हर तरह का बॉलर आएगा, स्पिनर भी आएगा, फास्ट बॉलर भी आएगा,
ऑफ स्पिनर भी आएगा, लेग स्पिनर भी आएगा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी आएगा, राइट आर्म फास्ट बॉलर भी आएगा भाई। तो हर तरह की वैरायटी, हर तरह का टॉपिक है। ये नहीं कि एक ही तरह का स्पिनर आपको जो है ना वो चले जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बात। डिटेल रिवीजन आपने करना है, तीसरे अटेम्प्ट सॉल्व करनी है, और थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा एक चीज़ और, रिवीजन करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जितने भी क्वेश्चन आपको आपके टीचर ने कराए, चाहे आपने मुझसे पढ़ाओ कहीं से भी पढ़ाओ यार, हर टीचर मेहनत करता है, टीचर का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल क्लास वर्क क्वेश्चन शुड बी डन, शुड बी रिवाइज्ड इन डिटेल। कुछ को आप लिख के कर लें और कुछ को आप वर्बल कर लें, मगर वर्बल वाला मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, टाइम कम है इस वजह से ऐसे करा। मेजोरिटी आपने रिटर्न फॉर्म में करना है, और सम क्वेश्चन जो है वो आपने वर्बल फॉर्म में करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? मगर जितना कंटेंट मैं वापस रिपीट करूँ आपके टीचर ने कराया, उसके पीछे एक एफर्ट है यार, चाहे मैं हूं या कोई भी है। ठीक है ना, उस कंटेंट को डिजाइन करने में, क्वेश्चन सिलेक्शन में पूरा एक, जिसे कहते हैं ना, एफर्ट होता है, बहुत बड़ा एफर्ट होता है। तो ये नहीं अपनी तरफ से आप सोचेंगे यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर कवरेज पे जा रहा है, आपको ये बात पता है। ठीक है। तो प्लीज़ ये रिवीजन करते हुए इस बात का ख्याल रखें। अच्छा एक और बात हमने करनी थी, एग्जाम टिप्स पे आते हैं ज़रा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछ लें प्लीज़। ये बात समझ आ गई, रीसेंट अटेम्प्ट सॉल्व करनी है कम से कम 6 अटेम्प्ट्स की। ये बात समझ आ गई कि रीसेंट अटेम्प्ट सॉल्व करके करना क्या है, खाली सॉल्व नहीं करनी, अपने आप को मार्क भी करना है, और खाली मार्क नहीं करना, मिस्टेक लॉग भी बनाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, के सोल्यूशन एंड में रेफर करना है यार, ये दरमियान में रेफर नहीं करना है सोल्यूशन, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, और जिंदगी भर आपने ध्यान में रखना है पॉइंट। अच्छा एग्जाम टिप्स में आपको बस एक छोटी सी चीज़ बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक तो मैंने एग्जाम टिप आपको बता दी कि आपने रुकना नहीं है, जम करके आगे बढ़ना है। अगर कहीं फंस गए कोई बात नहीं, जम करके आगे बढ़े, लेके नहीं बैठे, उससे दो नुकसान होते हैं। जब आपको जी लेके बैठते हैं उससे दो नुकसान होते हैं। पहला तो क्या होता है, टाइम वेस्ट होता रहता है आपका, टाइम वेस्ट होता रहता है ना, जब आप खाली बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, खाली हाथ पे हाथ रख के सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। फिर सेकंड क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, जाहिर सी बात। जितना आपका नेगेटिव थॉट्स की वजह से कॉन्फिडेंस भी खराब होता है, जितना आप देर करेंगे उतना नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे, प्लस कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो है गिर जाएगा। ठीक है। अच्छा पेपर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब मैं थोड़ा एक पेपर पेपर टिप्स पे आ जाता हूँ। फिर मैं ज़रा एक थ्योरी कैसे कवर करनी इस पे बात करूंगा, और रिसेंट अटेम्प्ट जो आई थी स्प्रिंग 25 के जो मुश्किल सवाल थे, उनको कोशिश की जाएगी कि आपको आज के सेशन में करा दिया जाए। अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताएं कि पेपर में पहला सवाल कौन सा करते हैं, पेपर में सबसे पहले क्या करते हैं? आपसे सवाल है कि आपसे केमिस्ट्री का पेपर आपके सामने आ गया, एडिटिंग टाइम है 15 मिनट का, उसमें क्या करेंगे, क्या किया जाए, क्या सीक्वेंस फॉलो करनी जरूरी है? बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, माशाल्लाह काफी लोग आ गए हैं अभी, और भी जो लोगों ने ड्राइव ज्वाइन किया जी। बिल्कुल, जो सबसे अच्छा आता है वो पहले करें। अच्छा इसमें बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि आप देखें पासिंग परसेंटेज भी एमसीक्यूज का अच्छा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले आप कर लें एमसीक्यूज रीडिंग टाइम में, रीडिंग टाइम से स्टार्ट करते हैं, और एक टाइम मैनेजमेंट से भी रिलेटेड मैं बात कर लूंगा। रीडिंग टाइम में सबसे पहले आप रीड कर लें एमसीक्यूज, और मेरे ख्याल से अंडरलाइन करना तो अलाउ होता है ना, रीड एमसीक्यूज, एंड मतलब उसमें आप मेरे ख्याल से वो तो कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, बस एमसीक्यूज पढ़ लें एंड ब्रेन स्टॉर्म कर लें कि क्या आंसर हो सकता है। दूसरा मैं समझता हूँ कि आप एक और काम ये करें कि आपको एक क्वेश्चन पढ़े, आप समझ रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन पढ़े, कोई एक क्वेश्चन, हाँ डॉट लगा दें, अंडरलाइन कर लें, छोटा डॉट लगा दें, छोटा डॉट समझते हैं ना, कि इतना हो कि आपको नजर आ जाए, एग्जामिनर को ज्यादा लगा लगे नहीं। ठीक है, ताकि जब जैसे ही शुरू हो आप कर लेंगे। एमसीक्यू आसान भी आते हैं यूजुअली, ये नहीं कि हर दफा आसान आएंगे, पता चला इस दफा मुश्किल आ गया तो आप बोलो सर ये आपने क्या बोला, मगर यूजुअली जो देखने में आए हैं वो आसान ही आ रहे होते हैं, तो आप कर सकते हो। दूसरा ये कि रीड ओनली 1 और 2 क्वेश्चन। एक बात और ध्यान में रहे, देखें अगर आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे, एक सवाल है, ये मैं कर चुका हूँ ना पास में, एमएफए में नहीं, मैं जनरली सीए फाइनल में, कि एक दफा मैंने पूरा पेपर पढ़ लिया, अब मैंने पूरा पेपर रीड कर लिया, 15 मिनट पढ़ भी लिया, हाँ बहुत मजा आया, पूरा पेपर देख लिया,
मगर जब 15 मिनट बाद मैं सवाल करने बैठा ना, तो मुझे याद नहीं था कि मैंने पहले क्या पढ़ा था। जहन में कुछ बैठा हुआ ही नहीं था। तो क्या मतलब हुआ इसका? कोई फायदा ही नहीं हुआ, रीडिंग टाइम में वेस्ट करके आ गया। आपके केस में तो चलो एडवांटेज है कि एमसीक्यूज है, हमारे केस में तो एमसीक्यूज नहीं होते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके बाद एमसीक्यूज के बाद सिर्फ एक या दो सवाल पढ़ें। प्रेफरेबल ये कि जो सवाल आपको लगता है कि यार मुनासिब हो सकता है। अच्छा, पहले आप क्या करें, रीड ओनली टू वन और टू क्वेश्चन से पहले मुझे एक बात और कर लेनी चाहिए थी, रीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चंस। कोई दो तीन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें, एंड देन रीड ओनली वन और टू कंप्लीट क्वेश्चन। क्या ये बात समझ आती है? एक या दो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करें खाली, बस। और रीड करें खाली, बस। पहला सवाल कौन सा होना चाहिए, सवाल है किस टॉपिक का सवाल पहले किया जाए। वैसे 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 मेरा तजुर्बा ये कहता है, आप लोगों का तजुर्बा क्या कहता है, कौन सा टॉपिक ज्यादा आसान आ रहा है आजकल? उसका पासिंग परसेंटेज हमेशा बहुत अच्छा होता है, और एक ही तरह के सवाल होते हैं, वही दो ऑप्शन, वही एग्जिस्टिंग और फिर रिवाइज्ड। कौन सा सवाल है जो आप देखते हो कि यार वो एक ही जैसा, एक ही पैटर्न में पूछ रहा है? वैक। बजटिंग यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है माजिद, तो वैक कर सकते हैं हम। ये नहीं है कि भाई देखो एग्जामिनर है, कल को इसने ये सेशन मेरा देख लिया और बाद में उसने बोला अच्छा सर बोलते हैं वैक पहले करो, वैक आसान आता है, अच्छा मैं बताता हूँ। और वैक उसने अगर मुश्किल तरीन पूछ लिया फिर क्या होगा? तो कहने का मतलब है वैसे तो तैयारी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मगर दिखने से ऐसा लगता है कि सवाल पढ़ के आइडिया हो जाता है कि सवाल किस लेवल का है। ठीक है ना? हाँ भाई देखें, कुछ भरोसा नहीं है यार, ऑनलाइन का जमाना है, फिजिकल क्लास तो है ही नहीं कि कौन फिजिकल क्लास में आ रहा है। हाँ फिर बजटिंग, अच्छा ये बजटिंग ऐसे हो, ऐसा हो भी चुका है। ये पहले ना, आपको पता नहीं ये बात पता होगी पहले, कि ये कैफ 6 से पहले ना एक कैफ 8 होता था, कॉस्टिंग। ये बड़ी यार आई के में छेड़छाड़ की, मेरा 11 साल का तजुर्बा है अलहमदिल्ला सीए टीचिंग का, तो मैं ये सारी बातें जानता हूँ। तो कैफ 8 जो ना ये होता था पहले, कैफ 8, इस कैफ 8 के अंदर ना ये सारे टॉपिक होते थे, ये कॉस्टिंग का पूरा एरिया होता था, पूरा कॉस्टिंग जो आज कैफ 3 है, प्लस ये बजटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब इसमें होता था, वैक नहीं होता था। वैक और ये वर्किंग कैपिटल नहीं होते थे, मगर ये बजटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता था। और एक दो और छोटा फाइनेंस टाइप टाइप के टॉपिक होते थे। तो उसने एक दफा लिटरली ये किया, पूरा पेपर अजीब, अजीब, मुश्किल। और उसका पासिंग परसेंटेज 20-25% होता था, ये इस तरह नहीं होता था 50-50%। और यकीन करें पूरा पेपर अजीब, और सबसे आसान सवाल किस चीज़ का था पता है? बजटिंग। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने जब पूरा पेपर देखा तो उन्होंने बोला लो भाई ऐसी तैसी हो गई, सवाल में पर वगैरह मुश्किल। और बजटिंग की तो वैसी दहशत थी पुरानी। उन्होंने ये रियलाइज ही नहीं किया यार, एग्जामिनर ने बजटिंग में आपको लेवरेज दिया, और बजटिंग का सवाल ही बहुत, मेरे ख्याल से 15-20 मार्क का सवाल था, बड़ा सवाल था, यानी कि पेपर बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो। तो कहने का मतलब है कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, बट खैर हम अभी फिलहाल लॉजिकल चलते हैं कि लेट से हमें लगता है कि वैक का सवाल मुनासिब है तो हम वैक कर लें। मगर मैं आपको देखें दो क्वेश्चन इसलिए रीड करने को कह रहा हूँ कि अगर पहले क्वेश्चन में आपको रीड करके लग रहा है कि यार नहीं ये सवाल मुश्किल है, तो आप दूसरा क्वेश्चन रीड करें। मगर दो से ज्यादा क्वेश्चन रीड ना करें, दो क्वेश्चन रीड करें। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, दोनों थ्योरी भी कर सकते हैं, दोनों प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे। मगर दो से ज्यादा करेंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में ऑलरेडी आपने टाइम लगा दिया होगा, तो इतना टाइम बचेगा नहीं आपके पास, एक या दो क्वेश्चन का मुश्किल से टाइम बचेगा, पूरे पेपर पे ना जाए। ठीक है ना? तो ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले एमसीक्यूज किया, फिर आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी क्वेश्चन की, और फिर एक से दो क्वेश्चन को आपने कंप्लीट जो है ना रीड करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपने पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? रीडिंग टाइम ज़ाया नहीं करिएगा बाहर, क्योंकि एमएफए में चलो ठीक है मान लेता हूँ कि इतना टाइम का मसला नहीं होता यूजुअली यूजुअली, मगर स्टिल कभी भी पेपर लेंदी आ सकता है ना। तो आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि अच्छा ज़रूरी नहीं है थ्योरी पहले करें, ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिकल पहले करें, जो आपको अच्छा लगता है। ये आपने जब आप सॉल्व करे होंगे पेपर, तो ईजिएस्ट से स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द इजीएस्ट, जो आपको आसान तरीन लगे वहां से स्टार्ट करें ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। अच्छा, मगर एक मसला होता है अक्सर, जो मैं समझता हूँ कि एड्रेस कॉस्टिंग में ज़्यादा होता है, बीएफडी में ज़्यादा होता है, यहाँ पे इतना नहीं होता, मगर स्टिल मैं इस पर बात करूंगा। एक चीज़ बस ध्यान में रखिएगा, 1 मार्क के लिए कितना टाइम है? 1.8 मिनट्स। ठीक है ना?
तो अगर 10 मार्क का सवाल है तो आपके पास कितना टाइम है, 18 मिनट। बस ये देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में कभी कभी हम जज्बाती हो जाते हैं। 15 मार्क का सवाल है तो 1.8 से मल्टीप्लाई करें 27 मिनट, हम जज्बाती हो जाते हैं और हम कहते हैं यार इसमें तो मैं 1 मार्क नहीं छोड़ूंगा, और कभी कभार ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट, वरना होगा ये खामा खाई में थ्योरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अच्छा एक बात मुझे बताएं ईमानदारी से, अब मैं अगली बात जो करने जा रहा हूँ ना वो यहाँ से बड़ी लिंक करती है। ईमानदारी से मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कैफ सिक्स में, ईमानदारी से बताइएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा, कि थ्योरी को ज़्यादा टाइम दिया कैलकुलेशन से? कोई है हम में से? अगर कोई ऐसा है तो यस बोल दे, और अगर कोई ऐसा नहीं है तो नो बोलते। ओवरऑल बात करो, जितनी आपने पढ़ाई की है कैफ सिक्स एमएफए की, अगर मैं सिंसियरली पूछूं आप लोगों से, सिंसियरली पूछूं, कोई ऐसा है जिसने बोला हो कि मैंने थ्योरी में ज़्यादा टाइम लगाया, थ्योरी में ज़्यादा एफर्ट की है और कैलकुलेशन में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया? हमजा कह रहे हैं यस उन्होंने ऐसा किया है, मोहम्मद उकाशा भी कह रहे हैं ऐसा किया है। अच्छा, और डैडी कह रहे हैं ऐसा किया है। अच्छा, और मूसा इमरान कह रहे हैं ऐसा नहीं किया है जी, किरण शहजादी कह रहे हैं नहीं किया ऐसा, यूसुफ कह रहे हैं नहीं किया, सबा आईफोन कह रहे हैं नहीं किया। नमाज ब्रेक अभी देंगे वहाँ, बस यहाँ पे 10 मिनट बाद नमाज ब्रेक हो जाएगा इंशाल्लाह, 10-11 मिनट बाद देंगे। ठीक है। 40-60 कह रहे हैं अहमद नियादी, वही बात हो गई ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हसन अली ने ज़्यादा किया है। गौहर कह रहे हैं कि दोनों को बस टाइम दे दिया है लेकिन फाइनेंस को ज़्यादा दिया, ठीक है। हारून कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं किया, के कह रहे हैं ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी है ना ये चीज़ पेपर में भी होता है, ये आप खुद एनालाइज करिएगा। जब आप अटेम्प्ट वाइज पेपर करेंगे ना प्रॉपर टाइमर लगा के, तो आपको रियलाइज होगा कि आप पेपर के अंदर भी यही कर रहे हो, एग्जैक्टली यही काम कर रहे हो। आप कैलकुलेशन पे ज़्यादा टाइम लगा रहे होगे और थ्योरी पे कम लगा। मैं मना नहीं कर रहा, देखो अभी टाइम ऐसा नहीं है कि मैं आपकी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कराने बैठ जाऊँ, ठीक है। मगर मैं सिर्फ आपको अभी अगली चीज़ पे जो जो है ना, मैं आपको बार बार हैमर कर रहा हूँ, जो मुझे अभी नमाज के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी भी थोड़ी सी बात करूंगा कि थ्योरी की बड़ी इंपॉर्टेंस। आप इस बात को समझना कि यार थ्योरी को किए बगैर, अच्छा, मैं समझता हूँ पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए अभी तो पेपर आसान आ रहा है, 54% पासिंग परसेंटेज है। 45% पिछले टाइम में आया, वो भी इतना मुश्किल नहीं, बुरा बुरा नहीं था ऑटम में जो आया था। मगर यार देखें, कुछ भरोसा नहीं होता एग्जामिनर का, यू रियली डोंट नो, यू रियली डोंट नो कि कब एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए, कभी भी चेंज हो सकता है। और अभी आगे जाके कैफ सिक्स की जगह कैफ सेवन होने वाला है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा और ये पेपर सीनियर हो जाएगा। क्योंकि आगे जाके कुछ चीज़ें ऐसी नहीं जो सी फैप में थी, हम वो एमएफए में ही रह गई हैं, वो सी फैप से हट गई हैं। ये जो बोस्टन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ये मैं सारा वापस पढ़ाता था सी फैप थ्री में। मगर अब वो सी फैप थ्री के अंदर से वो हटा के कुछ नई चीज़ें आ गई, सस्टेनेबिलिटी आ रहा है। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कैफ सिक्स एमएफए का पेपर को मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आगे जाके टफ करेगा। अब ये कब से टफ करता है मुझे नहीं पता, इसी टाइम से करता है, आपके टाइम से करता है, उसकी अगली टाइम से करता है, नई स्कीम से करता है, मुझे नहीं पता, मगर ये करेगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसको थोड़ा जहन में रखिएगा, और टाइम मैनेजमेंट में भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी वन कुछ। ये बीएफडी के अंदर बहुत होता है, और कुछ लोगों के साथ ही कैश में भी हो जाता है। क्यों बाद में फीडबैक देते हैं सर सब कुछ सही चल रहा था, अचानक एक क्वेश्चन ऐसा आया बजटिंग का, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये फॉरेक्स का, वहाँ मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। वहाँ मैंने 20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा दिया। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये मैं पैनिक हो गया। उससे हुआ ये कि मुझे डर लगने लगा कि मेरा पेपर पूरा नहीं हो सकेगा। उससे हुआ ये कि मेरे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उससे हुआ ये कि मैंने बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश की। उससे हुआ ये मैंने वर्किंग शो करनी कम कर दी। उससे हुआ ये कि मैंने थ्योरी कम लिख दी। ऐसा होता ही नहीं होता, ये मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, देखें कि प्रॉब्लम आती। तो खैर कमिंग बैक, आपने इस पे जो है ना क्या कहते हैं टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं लगाना, नहीं समझ आ रहा आप आगे बढ़ जाओ, नहीं समझ आ रहा आप आगे बढ़ जाओ। एक बात मैंने, एक आई कैप में एक साहब होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और बहुत अच्छे साहब हैं, वो पहले टीचिंग भी करते थे, बहुत अच्छे साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा यार देखो अगर कोई 10 मार्क का सवाल है, सुनिएगा ये बात उन्होंने बड़ी, उन्होंने कैटेगोरिकली की, और 10 मार्क का सवाल है और 18 मिनट इसको मिल रहे हैं, तो आप बच्चे को ये बोलो कि वो 18 मिनट लगाए उस सवाल में और 19वां मिनट उस सवाल में ना लगाए। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। क्या कहा उन्होंने, कि आई कैप के बंदे की बता रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला कि अगर 10 मार्क का सवाल है, मिसाल देने के लिए उन्होंने बताया कि अगर 10 मार्क का सवाल है और 1.8:1 है और 18 मिनट उस सवाल में के मौजूद है करने को, अगर 18 मिनट में आपने नहीं किया पूरा सवाल कंप्लीट, आप छोड़ दें, जितना किए 19वां मिनट उस सवाल पे ना लगाएं, आगे बढ़ जाए। मैं समझता हूँ पर्सनली मुश्किल होता है पेपर में, कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप एक फ्लो में सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको ये होता है कि ये सवाल तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ये सवाल तो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, इस सवाल में तो मैं मैक्सिमम मार्क्स उठाऊंगा, पूरे मार्क्स उठाऊंगा। मगर बहरहाल उनका उनका ये कहना है, वो इस बात पे कहते हैं यार अगर कोई एवरेज बच्चा है ना, मुनासिब बच्चा है, तो उसने उस 18 मिनट में
वो जो उसके क्या कहते हैं ना सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स हैं वो उठा लिए होंगे, जो पासिंग मार्क्स हैं वो उठा लिए होंगे। वो उनका ये कहना है। और बहुत सारा ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम कोई लगा भी देता है ना तो उससे कोई बहुत ज्यादा मार्क्स का एडिशन नहीं हो पाता। जो मेजोरिटी मार्क्स हैं वो 18 मिनट में ही निकलते हैं शुरू के। आखिर के मिनट में कोई ज्यादा मार्क्स नहीं निकलते, वो समझो 2-3 मार्क्स की एड ऑन हो रही होती है। तो उन 2-3 मार्क्स के चक्कर में अगर आप 10 मिनट 15 मिनट जाया कर दो तो ये समझदारी नहीं है। तो उनका तो ये कहना है। अच्छा, मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर लेट से किसी सवाल में आपका टाइम क्रॉस हो रहा है, सुनिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं थ्योरी पे बात करूंगा। अगर आपका टाइम क्रॉस हो रहा है, मिसाल के तौर पर 18 मिनट गुजर गए, अब आप दो में से कोई एक काम करो, दो में से एक कोई एक काम करो। आप उसको वाइंड अप करो विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, 3 to 5। क्या मतलब? वो आपने कोई सवाल पकड़ा, लेट से 15 मार्क का सवाल पकड़ लिया, 27 मिनट मिलते हैं, अब 27 मिनट गुजर गए, सुनिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉस्टिंग और बाकी जो लेंथी पेपर होते हैं जिसमें पेपर का टाइम का मसला होता है, उनमें आपको ये टेक्निक बहुत हेल्प करेगी। इनफैक्ट सीए फाइनल में भी हेल्प करेगी। तो अगर लेट से 27 मिनट आपको लगाने थे मिसाल के तौर पर, और 27 मिनट गुजरने के बाद सवाल पूरा नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो एक रास्ता आपके पास ये होगा कि या तो आप वाइंड अप करें, सवाल को क्लोज करें जल्दी जल्दी विद इन 3 to 5 मिनट्स, कंप्लीट करें विद इन 3 to 5 मिनट्स। दूसरा ऑप्शन ये है कि इफ रिमेनिंग solution विल टेक मोर देन 5 मिनट, आपको लग रहा है यार 5 मिनट की कहानी नहीं है ये तो, सवाल गया, फिर टाइम लगेगा, फिर उसके बारे में ये कहा जाता है कि देन हम ये कहते हैं, देन लीव दिस क्वेश्चन, सीरियसली लीव दिस क्वेश्चन एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। क्या मतलब हुआ इसका? को छोड़ दें, अगले पे चले जाएं, क्योंकि अगर आप अगले पे नहीं गए तो किसी एक सवाल का टाइम चला जाएगा। अभी बीएफडी के पेपर में क्या हुआ पता है, मैं आपको बताऊं। पेपर बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे स्टूडेंट को गोल्ड मेडल भी आया, मैंने आपको बताया। हमारे बच्चे जो स्टूडेंट है उमेश कुमार, उसका गोल्ड मेडल भी आया अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में, जून 25 में। मगर कुछ बच्चे ऐसे मिले, उन्होंने बोला सर वो एक मसला हुआ कि हमने एक सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमें एक सवाल करने का मौका ही नहीं मिला। और मजे की बात ये, वो सवाल पेपर का आसान तरीन सवाल था। ठीक है ना? वो पेपर का आसान तरीन सवाल था। आप मुझे बताना, अफसोस होगा नहीं होगा? अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या उसे अफसोस होगा नहीं होगा? ईमानदारी से बताएं कि अगर आपने टाइम की कमी की वजह से कोई ऐसा सवाल छोड़ दिया जो आपको आता था, सबको आता था, और आप नहीं कर सको तो उस पर ज्यादा अफसोस होगा। कोई चीज़ नहीं आती हो तो उस पर कम अफसोस होता है कि चलो मुझे आती नहीं थी, खैर हो गई। मगर कोई चीज़ आती हो और वो छूट जाए ना तो बहुत अफसोस होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज़ देखिए, टाइम मैनेजमेंट का मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर टेक्निक्स में आता है ये। पेपर टेक्निक में रीडिंग टाइम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, सीक्वेंस से मैंने बता दिया कि आसान से लेके ईजीएस्ट से स्टार्ट करेंगे और ईजीएस्ट से फिर लेस ईजीएस्ट एंड सो ऑन पे जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, मेरे ख्याल से मगरिब का भी टाइम होने वाला है, हमारे दो एजेंडे रह गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है जिसमें मैं नमाज के फौरन बाद बात करूंगा, थ्योरी। थ्योरी की कैसे प्रैक्टिस की जाए, थ्योरी को अभी क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि थ्योरी में मार्क्स, और थ्योरी कितना मुश्किल नहीं है मैं आपको बताऊं। थ्योरी की एक टेक्निक है, आप बस वो फॉलो कर लो। अगर आपने थ्योरी की वो टेक्निक फॉलो कर ली, मैं आपको सिंसियरली बता रहा हूँ कि आपका थ्योरी का इंशाल्लाह कहीं नहीं जाता। हाँ, शर्त ये है कि आपने रिवीजन किया वो। अगर आपने थ्योरी का रिवीजन किया हुआ ही नहीं, आपको याद ही नहीं आ रहा पोर्टर 5 फोर्सेस की 5 फोर्सेस क्या है, आपको याद ही नहीं आ रहा एग्जिट बैरियर्स का ताल्लुक किस फोर्स से, आपको याद ही नहीं आ रहा कि जो है ना क्या कहते हैं वो वैल्यू चेन की कितने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा कि बोस्टन मैट्रिक में कैश का और डॉग में क्या फर्क है, आपको याद ही नहीं आ रहा अगर कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और बोस्टन का क्या लिंक है, बोस्टन लाइफ साइकिल, बोस्टन और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लिंक हो जाता है आपस में। ठीक है ना? आपको याद ही नहीं रहा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज क्या है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता है। ठीक है? सब कुछ पता है। फिर उसके बाद आप थ्योरी को कैसे अच्छे से करो कि आपके थ्योरी के मार्क्स बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर में, बस मैं एक बात करके नमाज ब्रेक पे जाऊंगा कि थ्योरी की ना ओरल प्रैक्टिस या बुलेट पॉइंट में प्रैक्टिस नहीं करनी है। बस कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसको कैसे चेक करना है, अपने आंसर को कैसे चेक करना है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और थ्योरी के लिए कंटेंट बहुत अवेलेबल होगी, अब तो वैसे 6-7 अटैम्प्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, 7 अटैम्प्ट हो चुकी हैं। फिर इसके अलावा आई कैप की बुक भी बुरी नहीं है थ्योरी के लिए। और भी कोई कंटेंट चाहिए हो तो मैं आपसे कुछ चीज़ें और भी शेयर, मगर अभी टाइम नहीं है, कुछ और चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँ
कुछ और कंटेंट मेरे पास है जो मैं सीफैप के स्टूडेंट्स के लिए रखता हूँ, मगर अभी उसका टाइम नहीं है। तो आपके पास मुश्किल से 2 हफ्ते रह गए, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते थोड़े ज़्यादा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं जो है ना क्या कहते हैं उस पर काम करूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग 25 में जो ये नहीं सवाल पेपर, ये जो था, अल्लाह माफ़ करे, क्या कहते हैं, जिसमें कितने 5% बच्चा पास हुआ खाली, तो वो पेपर भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे आज उसके ये सवाल जो मुश्किल सवाल है जिसमें लोगों पास ही नहीं हो सके, 5% बच्चे ने पेपर मतलब सही किया है, इसके मैं वो वाले सवाल सॉल्व करूंगा। और अगर टाइम बचा तो पेस्टल भी सॉल्व करेंगे। तो एक थ्योरी का सवाल मैं आपको सोच रहा हूँ क्लास में करा भी दूँ, तो एक आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से थ्योरी के सवालों को अप्रोच करने की ज़रूरत है। एक फॉरेस्ट का सवाल तो लाजमी कराऊंगा मैं, जिसमें खराब रिजल्ट आया था बच्चों का पिछले अटेम्प्ट के एक सवाल में। वैसे तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा था। और मेरी अगर टाइम बचा तो मैं स्वाड का भी एक सवाल कोशिश करूंगा कि करा दिया जाए। ठीक है, आप लोगों ने यार प्लीज़ जाना नहीं है, नमाज का ब्रेक करते हैं, मगरिब का टाइम हो गया, आई थिंक 7:04 पे मगरिब है। तो हम नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, मगरिब का ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है। और कितने बजे तक करते हैं, बस मेरे ख्याल से 20 मिनट्स 25 मिनट्स का ब्रेक कर लेते हैं, 7:30 पे वापस मिलते हैं। ठीक है, जाएंगे तो नहीं भाई, वापस आ रहे हैं सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैफ सिक्स को देखें, इजी ना लें, एग्जामिनर ने कभी भी लेवल बढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जो बातें की हैं समझ आई हैं, अभी तक जो बातें की हैं वो पल्ले पड़ी हैं, अभी तक जो बातें की हैं वो काम की लगी हैं, लग रहा है कि भाई कोई काम की बात हो रही है। ठीक है, चलो बेस्ट हो गया, बस सही है। आई थिंक लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक टिल 7:30, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। वैसे ही नमाज आप लोग अब तो खैर लोग ज़्यादा ही शुरू कर देते हैं, वैसे तो हर वक्त ही पढ़नी चाहिए। पेपरों के दिनों में मैंने देखा है माशाल्लाह रुझान और अच्छा हो जाता है। बहरहाल खैर अभी तो वैसे भी मेहनत पढ़नी चाहिए। नमाज का ब्रेक है जी टिल 7:30 और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। सब ने वापस आना है जी, मिस नहीं करना। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि वबिशवाली सदरी वैसली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है। सबसे पहले हम थ्योरी पे बात कर लेते हैं और फिर स्प्रिंट 25 के क्वेश्चंस पे जिसमें मैंने आपसे का बात होगी। अच्छा, थ्योरी को कवर करने का जो तरीका है सही मायनों में वो आपके सामने लाया जा रहा है जी। ठीक है, 1 मिनट के लिए देखेंगे। अच्छा, एक तो जेन्युइन तरीका है थ्योरी किस तरह कवर होनी चाहिए थी, फिर आप देख लें अभी आप कहाँ पे हैं, फिर मैं उस हिसाब से ही बात करूंगा कि अब कम से कम क्या करना चाहिए। वैसे क्या होना चाहिए था, वैसे वैसे अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ एवरी टॉपिक। सबसे पहले तो आपको हर टॉपिक का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फोर्टे फाइव फोर्सेस क्यों आया, क्यों आया, क्यों कंपटीशन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, क्यों जो है कंपटीटर की इंडस्ट्री, सॉरी, हमें इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है, कंपटीशन को समझने की जरूरत है, क्यों, और फिर फोर्सेस से क्या फायदा होता है, क्या डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, काम बढ़ाना है या कम करना है ये कैसे पता चलता है, इस इंडस्ट्री में रहना है या इस इंडस्ट्री से बाहर जाना है कैसे पता चलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। अंडरस्टैंड मैंने आप देखें लर्न करने को नहीं कहा, रट्टा लगाने को नहीं किया। जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि राइट डाउन योर ओन नोट्स। किसी भी दोस्त के नोट्स या किसी किताब के नोट्स को फॉलो करने की वजह मैं कहूँगा अपने जेन्युइन नोट्स बनाएं। उसके बाद क्या करना चाहिए कि लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आ जाता है लर्न, वो जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए थे, राइट डाउन योर ओन नोट्स, राइट डाउन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर ओन नोट्स। फिर लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी टॉपिक, कंप्लीट सॉल्यूशन, नॉट जस्ट ओरल, ओरली सॉल्व और इन बुलेट फॉर्म। बुलेट फॉर्म में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खाना पूरी करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉपर जैसे पेपर में करना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप कोई थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई थ्योरी का काम करते हैं, क्या आपका आंसर जरूरी है सजेस्टेड से मैच कर जाए, सवाल का जवाब दें।
नहीं, जैसे कैलकुलेशन में मैंने कहा था कि आप कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, कोई रीडिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम वो यही है जो मैंने वहां भी कहा था कि कंपेयर योर ओन सॉल्यूशन विद सजेस्टेड सॉल्यूशन, विद सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड राइट डाउन मिसिंग पॉइंट्स। मिसिंग पॉइंट या करेक्शंस को आप नोट करें। और ये राइट डाउन मिसिंग पॉइंट असल में मैं आपको क्या बताने को कह रहा हूँ पता है? असल में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थ्योरी का भी मिस्टेक लॉग बना रहे हैं। थ्योरी का भी मिस्टेक लॉग बना रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? ये थ्योरी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, फिर राइट डाउन करना जरूरी है, फिर लर्न करें, फिर सोल्यूशन सॉल्व करें, फिर मिस्टेक लॉग करें। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ईमानदारी से बताएं कितने लोगों ने अपने नोट बनाए थ्योरी के? यस और नो में जवाब देंगे प्लीज। जिन्होंने बनाए वो यस कहते हैं, जिन्होंने नहीं बनाए नो कहते हैं। वहां का पार्टिसिपेट हर कोई करे। कितने लोग ऐसे हैं आज के सेशन में जिन्होंने थ्योरी के नोट्स अपने खुद बनाए हैं? जिन्होंने बनाए वो यस करते, नहीं बनाए नो करते, कोई टेंशन नहीं है, सिंसियर है अपने साथ यार। ठीक है, सबा को बात ही नहीं बनाए, यूसुफ ने नहीं बनाए, हसन अली ने बनाए, आईफोन ने बनाए, मूसा ने नहीं बनाए, हमजा ने नहीं बनाए, उकाशा ने बनाए, और बाकी लोग भी इतने सारे हैं लाइव में। जवाब दें प्लीज, बाकी इतने सारे लोग हैं। आप लोगों का क्या आंसर है? यस है, नो है, क्या है जी? जवाब दीजिए प्लीज। बनाए आपने, गुड। अहमद न्याजी ने बनाए हो, ठीक है। हसनुल्लाह यारी कह रहे हैं बनाए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बनाए देखें अभी टाइम है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे उनके बना लें, बना लें। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। आगे चलें। जी अहमद नियाजी, 4 पीस मार्केटिंग मिक्स पे केस स्टडी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। मगर मेरे ख्याल से आई थिंक आप इतना टेंशन ना लें। जो ऑलरेडी कंटेंट है पहले उस पर फोकस करें। केस स्टडी के एमएफए में बनते भी हैं तो कोई ज़्यादा टेक्निकल तो बनते नहीं हैं। हाँ, एसपीएम में बनते हैं, C-FAB 3 एसपीएम में, मगर अभी C-FAB 3 एसपीएम का लेवल पे आना इस अटेम्प्ट में मुझे लग नहीं रहा कि पॉसिबल है। ठीक है ना? तो टेंशन की बात नहीं है, अभी जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उस पर फोकस करें। 4 पीस डायरेक्टली तो नहीं, हाँ इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ एक छोटे सिनेरियो बन के आ सकते हैं, मगर बड़ा सिनेरियो मैं इसका एक्सपेक्ट नहीं करा, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा। अच्छा, अभी रिमेनिंग टाइम में थ्योरी को कैसे किया जाए? रिमेनिंग टाइम में, रिमेनिंग टाइम में यही है कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं थ्योरी का, सबसे पहले तो आप ये करें कि ये सॉरी कवरेज ऑफ थ्योरी। अब जो कवरेज होगी आज, अब से, एक तो रिवीजन करें, अब वो टाइम चला गया। और उसके बाद दो काम कर लें, दो काम कर लें। सॉल्व क्वेश्चंस फुल फ्लेज, फुल फ्लेज, फुल फ्लेज, हाँ फुल फ्लेज, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एंड थर्ड, मेक मिस्टेक लॉग, कंपेयर योर, कंपेयर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड मेक मिस्टेक। कितने लोग हैं जो थ्योरी के सिंसियरली बताएंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो थ्योरी के आंसर्स की रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं फुल फ्लेज? फुल फ्लैज मतलब ओरल नहीं, बुलेट पॉइंट में नहीं कर रहे, फुल फ्लैज कर रहे हैं। यस में जवाब दें जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नो कर दें, कोई बात नहीं। यस और नो देखे, जवाब तो देना आप लोग। जो फुल फ्लैज थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यस कहते हैं, जो नहीं कर रहे वो नो कहते हैं। फुल फ्लैज का मतलब है रिटन फॉर्म में प्रॉपर एग्जाम स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखना है, ओरली या बुलेट पॉइंट में नहीं कर रहे, पॉइंट्स में नहीं। हसन अली पॉइंट्स वो नहीं हुआ ना यार चंदा। यस और नो में जवाब दें प्लीज, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स का। आंसर आने शुरू हो गए जी। आईफोन नाम है जी, आईफोन वालों का नाम है मोहम्मद शाहरुख, ठीक है। शाहरुख, आपको मैं आईफोन नहीं बोलूंगा, शाहरुख बोलूंगा। आपने बता दिया। अच्छा, हमजा कह रहे हैं कर रहे हैं, क्या बात है हमजा, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। मूसा इमरान नहीं कर रहे, हसन अली पॉइंट्स में कर रहे हैं, मगर हसन अली मैंने आपको बता दिया। शाहरुख नहीं कर रहे थे, यूसुफ नहीं कर रहे, उकाशा नहीं कर रहे हैं, हारून भी नहीं कर रहे हैं, अहमद न्याजी नहीं कर रहे हैं। रिटर्न फॉर्म में किया है, ज़्यादा नहीं किया है, सबा आईफोन ने, ठीक है।
हसन अल्लाह कह रहे हैं, हसन अल्लाह यारी क्या कह रहे हैं, आपके करवाए पास पेपर किए यूट्यूब से, ठीक है, ओके। मगर देखो प्लीज़, आप जो लोग नहीं कर रहे हो टेंशन ना लें, अभी भी 16 दिन है, 15 दिन है, देखें प्लीज़, अभी जो भी रिमेनिंग टाइम है इसमें थ्योरी को ये काम कर लें, रिवीजन पहले ज़रूरी है, वरना सवाल करते हुए परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन को कंप्लीट फुल प्लाई सॉल्व करें और मिस्टेक लॉक बना लें प्लीज़, खुदारा थ्योरी के साथ इंसाफ करें, सौतेला सलूक ना करें। ये मेरी आपसे बहुत सिंसियर गुजारिश है, सिंसियर गुजारिश है, मेरी बात समझ आ रही है? आज भी क्लियर टेल दिस पॉइंट। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड मैंने जो बात करनी थी आपसे कर दी है, बाकी काम आपका है, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, आपके पास मेरा नंबर है ना यार, मुझे कांटेक्ट कर लिया करो भाई। ये नंबर मेरा तो माशाल्लाह पब्लिकली अवेलेबल ही होता है, और मैं खुद ही रिस्पॉन्ड करता हूँ क्वेरीज को, बच्चों की कोई मैंने असिस्टेंट नहीं रखा हुआ एकेडमिक क्वेरीज के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलो अच्छा, अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यहाँ इसको नोट कर लें, इसका स्नैपशॉट ले लें, नोट कर लें, जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी को हल्का नहीं लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, थ्योरी में देख भी रहे हैं, अबव एवरेज मार्क्स नहीं आ रहे, बिलो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, आसान पेपर होने के बावजूद। और मुश्किल पेपर अगर आ गया खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे थ्योरी को प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, मैं अब आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप थ्योरी को कर लें, उसके बाद अब हम जरा ये सवाल पढ़ें, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 5 बच्चों ने बच्चा पास हो सका है, क्या हुआ था सवाल में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको प्लीज़ आप पढ़ें खुद से, चाहिए 2-4 मिनट, 5 मिनट, और मैं ये सॉल्व कराऊंगा। वी विल देन सॉल्व, पूरा सॉल्व कराऊंगा, और फिर देखते हैं इतना मुश्किल है या आसान है, कैसा ही है, ठीक है। बगैर ये सोचे कि बहुत मुश्किल सवाल है, आप जो आपको आता है उससे करें, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हसन अली, ये मिस्टेक लॉग जब बनाएंगे ना आप अपने आंसर को, जब आप आई कैप से कंपेयर करेंगे या बुक के सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार ओ, मैं ये भी लिख सकता था, मैं ये भी लिख सकता था। मसला ये कि हम जब लिखते नहीं है ना, मिस्टेक लॉग नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं रहता। हम बस ओरली पढ़ के अपने दिमाग, मेमोरी में तो कुछ नहीं रह सकता ना, अब तो वैसे ही इतना डेटा आता है फोन में और इधर उधर के, हमारे लिए रिटेन करना मुश्किल है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखें लिखें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? थ्योरी के पॉइंट वापस दिखा दूं? अभी करते हैं ज़रा अहमद न्याजी, मैं बात करता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अच्छा, इसको जल्दी से कर लें प्लीज़, स्नैपशॉट ले लें इसका, मैं कहूँ थ्योरी को, जो लोग एमएफए का पेपर दे रहे हैं उनको भी आप प्लीज़ ये फॉरवर्ड करें, थ्योरी को इस तरह प्रिपेयर कर लो भाई, खुदा रहा। थ्योरी में मैं बता रहा हूँ ना, अबव एवरेज नहीं आ रहा, बिलो एवरेज आ रहा है परफॉर्मेंस। मूसा इमरान जी स्नैपशॉट ले लिया? हाँ, फौरी फला सॉल्व करा रहा हूँ मैं, जो सबसे खराब हुआ था बच्चों का सॉल्व पिछले टाइम में। ठीक है, चलो ये सवाल प्लीज़ आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है, और मेरी आपसे गुजारिश है, इस सवाल को प्लीज़ डिटेल में देखें ज़रा, और विद इन 2-3 मिनट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से रीड कर लें, मैं फिर सॉल्व कराता हूँ आपको, ठीक? अच्छा जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5A हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी अभी, उसके बाद 5B भी देखेंगे। ये आपका जो पेपर था स्प्रिंग 2025 का, इसका ये मुश्किल तरीन सवाल था, इसमें सिर्फ 5% बच्चे जो है वो पास हो सके हैं, तो ज़रा पहला पार्ट 5 मार्क का देखते हैं इसमें ऐसा क्या था, और फिर इंशाल्लाह सेकंड पार्ट पे बात करेंगे, सवाल पढ़ेंगे जी। अब रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं हमेशा, कितना, डिटरमिन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। दो सवाल किए हैं, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहला सवाल, और दूसरा नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता दीजिए, 5 मार्क का सवाल है। मेरा सोल्यूशन थोड़ा सा आई कैप से डिफरेंट होगा, आई कैप से थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ है, क्योंकि मैं अलहमदिल्ला BFD भी पढ़ाता हूँ, तो आपसे जो मैं बात करूंगा वो ऑब्वियसली ऐसी है जो BFD के स्टूडेंट्स को भी बताई जा रही होती है। छोटा सा इसमें एक मसला है, जिसकी वजह से फाइनल आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज मेजॉरिटी सोल्यूशन हमारा आई कैप के मुताबिक ही है। सवाल पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट ट्रेजरी प्लान्स टू इन्वेस्ट 50 मिलियन इन 6 मंथ फिक्स डिपॉजिट स्टार्टिंग इन 3 months to guard against unfavorable movement in interest rate. It has secured a lender's option with a strike rate of 19.5% on the notional amount। पहले कुछ बातों को समझ लीजिए, क्या हम बोरोअर हैं या लेंडर हैं? यूजुअली सवालों में हम कुछ और होते हैं, इस सवाल में कुछ और हैं जी। बोरोअर हैं या लेंडर हैं, क्या कहते हैं आप? यूजुअली सवालों में हम क्या होते हैं? यूजुअली सवालों में हम बोरोअर होते हैं, लोन लिया होता है, कर्जा लिया होता है, पाकिस्तान वाले हालात होते हैं, कर्जा चाहिए होता है। मगर आज हम कौन है? आज हम कौन है? आज जो बिजनेस है वो लेंडर है। तो लेंडर को रिस्क क्या होता है? वैसे एक सवाल है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क होता है,
या इंटरेस्ट रेट कम होने का रिस्क होता है? इंटरेस्ट रेट कम होने का डर है या इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है? लेंडर है ना, तो उसको क्या डर है यार? लेंडर को सूद लेता है, सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, ये सब के सब लपेट में आते हैं, अल्लाह रसूल से जंग करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सूद पढ़ने पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने पढ़ाना चूंकि इसमें कवर नहीं है तो हम इसलिए इसको बात करते हैं। मगर प्रैक्टिकली प्लीज, आपको पता ही मेरा मैसेज होता है हमेशा से कि आपने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, इन चार लोगों में कभी शामिल नहीं होना। बट खैर, यहाँ पे सवाल की नौयत ऐसी है कि ये सूद लेने वाले लग रहे हैं, इनको डर ये है कि इनका सूद कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट में फॉल, अच्छा ठीक है, इन्होंने ऑप्शन ले लिया है, सही है। वैसे तो ऑप्शन 100 - i की फॉर्म में होता है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है ऑप्शन जिस पे एक्सरसाइज हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट अंडर ऑप्शन कितना है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है ऑप्शंस के तहत, ऑप्शंस के तहत, हाँ उर्दू में बात की जाए, 19.5, यानी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस लेते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, विल रिसीव 19.5% अंडर ऑप्शंस। ऐसा ही है, रिसीव का मतलब समझ रहे हैं, पे नहीं करना है, रिसीव करना है, क्योंकि हम लेंडर हैं इस बार। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं जी। इस्लामिक बैंकिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है यार, वो बस उस पर आज बात करने का दिल नहीं है, वो एक अलग उसमें इश्यूज है। खैर, द ऑप्शन एक्सपायर्ड विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने बाद अच्छा एक बात और ध्यान में रहे, ये हमें 50 मिलियन हम लैंड करने जा रहे हैं, कितने महीने के लिए? हाँ, 6 मंथ डिपॉजिट फिक्स, फिक्स 6 मंथ फिक्स डिपॉजिट स्टार्टिंग इन 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है या 6 महीने के लिए किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 महीने के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है, 6 महीने, क्योंकि नीचे एक टेबल दिया हुआ है उसके अंदर कुछ फालतू इंफॉर्मेशन, वो फालतू इंफॉर्मेशन हमें आइडेंटिफाई करनी है। बिल्कुल सही बात है, ये बात ध्यान में रहे, क्योंकि सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ रीडिंग अच्छी करनी है। 50 मंथ इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने बाद है, वो सही है, मगर है कितने अरसे के लिए? तो इंटरेस्ट का लेना देना, इंटरेस्ट का जो लेन देन है, वो 3 महीने के लिए है या 6 महीने के लिए? नहीं जी, वो 3 महीने बाद है, 6 महीने के लिए। 3 महीने बाद है, 6 महीने के लिए। बात समझ आ रही है ना? मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा, उर्दू में इसीलिए बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं द ट्रेजरी पेड एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 50,000 एंड एन एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 75,000 अप्लाइज इफ द ऑप्शन एक्सरसाइज। हमें पता है ऑप्शन मुफ्त में नहीं होता, ऑप्शन के लिए कुछ प्रीमियम टोकन देना पड़ता है, ठीक है ना, टोकन देना पड़ता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो प्रीमियम कितना है? जो ऑलरेडी पेड है, और जो फर्दर कॉस्ट है इस ऑप्शन एक्सरसाइज, 75,000, 75,000। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट काम की है? हाँ बिल्कुल, ये डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट काम की है? फ्यूचर्स वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। 250,000 डिसीजन मेकिंग के लिए काम की है, जब ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें ये देखना है, तो क्या करें? या 75 देखें या दोनों देखें? प्लीज देखें, पार्टिसिपेट करें ना, वरना मजा नहीं आएगा। बहुत आसान सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, मुश्किल सवाल तो कहीं ना। 250 वाला प्रीमियम डिसीजन मेकिंग के लिए काम का है कि जब ये देखा जाएगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें। या 75,000 वाला काम का है, या दोनों काम के हैं? ये दोनों काम के नहीं है। उकाशा ने सही कहा है, यूसुफ ने सही कहा है, सबा ने सही कहा है, और हारून ने सही कहा है, वेरी गुड। इतने सारे लोग अभी भी मौजूद हैं माशाल्लाह हमारे पास। आईफोन मतलब मोहम्मद शाहरुख ने सही कहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। हमजा ने सही कहा है कि जो ऑलरेडी पेड है वो डिसीजन मेकिंग के लिए काम का नहीं है, नेट कॉस्ट के लिए आखिर में आ जाएगा, नेट इफेक्टिव रेट के लिए सेकंड फेज में। मगर ये जो है ना कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, जो पहला पार्ट है इसका, उसमें ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं करंट प्रोजेक्टेड काइबो रेट आर एज फॉलोज। काइबो सूद का रेट है जी, करंट 3 मंथ काइबो रेट 18.4, प्रोजेक्टेड 18.7, 6 मंथ काइबो रेट करंट 19.8, प्रोजेक्टेड 18.9। जो कमेंट पहले पढ़ ली थी वापस पढ़ेंगे। डिटरमिन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। पहले तो मुझे एक बात बताएं, इस डब्बे में कौन सा कॉलम काम का है?
ए काम का है या बी काम का है, कोई एक कॉलम काम का है, ए वाला कॉलम काम का है या बी वाला कॉलम काम का है, पहला कॉलम काम का है या दूसरा कॉलम काम का है, जल्दी जल्दी बताएंगे यार, टाइम टाइम कम लगाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बाकी लोग पार्टिसिपेट करें जी। वेरी गुड, अभी तक जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सही किया। सबा ने सही कहा, उकाशा ने सही कहा, यूसुफ ने सही कहा, हारून ने सही कहा, हमजा ने सही कहा, मोहम्मद अहमद नियाजी ने सही कहा, अब्दुल्ला ने सही कहा है, मोहम्मद शाहरुख ने सही कहा है, वेरी गुड, और बाकी लोग जो हैं, फरवा ने सही कहा है, वेरी गुड। इसका मतलब है इसको काट दें, क्योंकि हमें 6 मंथ्स के लिए लोन लेना है। देखिए बात समझ, जितना अच्छा आप सवाल पढ़ेंगे ना, जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी, और ये मैं नॉर्मल सेशन में भी बात करता हूँ, जो लोग मुझसे नॉर्मल सेशन लेते हैं उनको पता ही बात कि रीडिंग में हमारा बहुत फोकस होता है। ठीक है ना। हसन ने बिल्कुल सही कहा, हसन अला यारी बिल्कुल सही है। इतना लंबा नाम आपने रखा हुआ है अपना, आपका पूरा नाम यही है हसन, या ये थोड़ा जूम के लिए आपने थोड़ा शशका किया हुआ है शायद। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई बात, एक तो ये बात हो गई। अब सवाल का जवाब, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले सवाल का जवाब। करंट रेट छोड़ दे, करंट रेट तो आज है ना यार, प्रोजेक्टेड रेट 18.9। अब आप मुझे बताएं, खुद सोचें ईमानदारी से। अच्छा, चलें, गुड, माशाल्लाह। नहीं, आगे लव भी लिखा हुआ है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों लिख दिया तुमने। जी, ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ऑप्शन एक्सरसाइज करें, हमजा कह रहे हैं नहीं करें, सबा कह रहे हैं कर दें, यूसुफ कह रहे हैं नहीं करें। इस लाइन को समझ लीजिएगा, अगर किसी को ये लाइन समझ आ गई तो उसके लिए डिसीजन लेना आसान है कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का रेट 19.5 है। इसका मतलब क्या है, स्ट्राइक रेट 19.5 का मतलब है कि ऑप्शंस के तहत आपके लिए 19.5 रेलेवेंट होगा। ऑप्शंस के तहत आपके लिए 19.5 रेलेवेंट होगा, या आसान लफ्जों में बात की जाए तो ऑप्शन के तहत आपको 19.5 मिल सकता है, क्योंकि आप हैं लैंडर। बोरवर होते तो कुछ और होता, लेंडर है तो कुछ और होगा। हमजा मुझे सही जवाब चाहिए इस बार आपसे, हमजा मुझे सही जवाब चाहिए आपसे। यूसुफ को बात समझ आ चुकी है, यूसुफ ने अपना जवाब चेंज कर लिया है। बाकी लोग माशाल्लाह अच्छा जवाब दे रहे थे मुझे। ठीक है हमजा, क्लियर है, यूसुफ अभी क्लियर हो गया भाई। ठीक है ना। देखो छोटा सा सवाल, निक्का सा सवाल है, मगर मसला ये है कि इसने पेपर में बड़े बड़े मसले क्रिएट कर दिए लोगों के लिए भाई। तो आ जाए जरा जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल सही कहा फारवा आपने कि इंटरेस्ट रेट टू बी रिसीव्ड अंडर ऑप्शंस 19.5%। याद रहे ये रेट एनुअल होते हैं, हाँ ये बात याद रहे, एनुअल होता है। इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड एज पर एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट देखेंगे, आज का रेट तो किसी काम का नहीं, 3 महीने बाद जाएंगे ना डिपॉजिट करने भैया। तो एक दिखने से ऐसा लग रहा है, क्लियर हो गई बात सबको कि यस, वेदर ऑप्शन एक्सरसाइज रिसीव कहाँ ज्यादा हो रहा है, रिसीव कहाँ ज्यादा हो रहा है, रिसीव ज्यादा होना चाहिए ना, हमारे हाथ में इख्तियार है, ऑप्शन का मतलब इख्तियार है। यस, यस। कितना गेन है ऑप्शंस का, गेन ऑप्शन बता दें। 19.5% माइनस 18.9% इज इक्वल टू 0.6%। क्या ये बात समझ आती है कि ऑप्शन पे हमें 0.6% का गेन होगा। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, ये बात मुझे, ये बात मैं चेक करूं आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये रेट 6 मंथली होते हैं या एनुअल होते हैं, जो काइबोर का रेट कोट किया जाता है, या जो रेट सवाल में गिवन होते हैं, क्या ये 6 मंथ के लिए हैं या ये एनुअल रेट्स होते हैं। दुनिया में जब भी, हाँ दुनिया में जब भी रेट कोड होता है, याद रहे, चाहे ये भी जो रेट थे ये 3 मंथ्स के लिए नहीं थे, 3 मंथ वाले रेट है, मगर होते ये जितने भी रेट्स कोड होते हैं वो एनुअल बेसिस पे कोड होते हैं। इसी वजह से मेरे और आईकेप के आंसर में फर्क आ रहा है, क्योंकि आईकेप ने एक जगह
ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइट वेरी राइट। तो क्या मैं कहता हूँ ये 0.6% हो गया। अच्छा अब सुनिएगा गेम, अब सुनिएगा गेम। तो गेन रुपीज में निकाल लूं, रुपीज में निकाल लूं गेन, 50 मिलियन इंटू 0.6%। एक काम और करना पड़ेगा, बताओ क्या? ये जो गेन परसेंटेज में निकला है दोनों का डिफरेंस है, इसको एक काम और करना पड़ेगा भाई। क्या करने का है भाई बता दो, अपने को कुछ करने का है यहाँ पे। हाँ वेरी गुड यूसुफ, वेरी गुड यूसुफ, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह यार, और बाकी लोग भी एक्टिव हो यार। छोटा सा काम करना पड़ेगा, अगर रुपीज में चाहिए, अमाउंट में चाहिए। बिल्कुल सही कहा, सब आईफोन सही कह रहे हो, काशा सही कह रहे हैं, मोहम्मद शाहरुख। 6 ईयर 6/12, हाफ मंथ पे करना, 6 मंथ पे करना होगा, हाफ ईयर पे करना होगा। कितना बनता है भाई? ओ भाई कितना बनता है ये? 1.5 लाख बनता है। ठीक है। अच्छा गेन इन रुपीज आ गया, लेस एडिशनल कॉस्ट कितनी है एक्सरसाइज करने की? एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। तुमने डिसाइड कर लिया था, ये नहीं ना? इफ ऑप्शन एक्सरसाइज, तो नेट गेन कितना आ गया? आधे सवाल का जवाब हम दे चुके हैं पहले। वैसे वैसे पहला पार्ट था ना कि ऑप्शन एक्सरसाइज करें ना करें, तो वो पहले ही दे चुके हैं। हम नेट कॉस्ट पे जा रहे हैं, यहां तक बात समझ आ रही है? कोई सवाल है किसी का, पूछ लें। इथे यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, पूछ लें प्लीज, यहां तक किसी का कोई सवाल है? बस फिर मैं एंड करने जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब फाइनली फाइनली कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, ये 150,000 का गेन रुपीज में आ गया, एडिशनल कॉस्ट माइनस कर ली, नेट गेन आ गया। अब हमें इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है, कोई बात नहीं। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा प्लीज, मैं ये पुरानी बातें रिवाइज करा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं। एक्सपेक्टेड रिसीट्स, देखें रिसीट एक्सपेक्टेड तो इतनी ही होंगी, ठीक है। दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, मगर अभी मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है। एक्सपेक्टेड रिसीट्स, अगर मैं एक्सपेक्टेशन पे जाऊँ 18.9। सुनिएगा, अभी एक सवाल है आपके जहन में आएगा, सर ये क्या बात कर दी आपने, आपने तो कहा था ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो ऑप्शन को मैं बिल्ट इन कर रहा हूँ ना एक और तरीके से, इसको जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? ये आता है 4725। अरे सर अभी तो आपने कहा था ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, अब आप एक्सपेक्टेड रिसीट पे चले गए, प्रोजेक्टेड रेट यूज करने लग गए 18.9। अभी तो आपने बोला कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, अभी तो मना किया आपने कि 18 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, अभी मैं ऑप्शन को बिल्ट इन करता हूँ ना। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ऐड गेन ऑन ऑप्शन, ठीक है ना? ऐड कर गेन ऑन ऑप्शन से। दूसरा तरीका ये था कि मैं ये नहीं करता, मैं ये लिखता ही नहीं एक्सपेक्टेड रेट, मैं डायरेक्ट ऑप्शन वाली रिसीट लेता, ये भी मैं कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। बट मैं यहाँ गेन ऑन ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। गेन ऑन ऑप्शन कितना निकालता हमने, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, 75,000। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, परेशान नहीं हो जाइएगा। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ये है कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन वाली ही रिसीट्स ले लूँ, ये वाली, इसी पे रिसीट 19.5 पे, फिर मैं गेन नहीं लूंगा। ये ना हो कि आप 19.5 भी ले लो, फिर गेन भी ले लो, डुप्लीकेट हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी। अच्छा अब इसमें से लेस कर दो क्या, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली पे तो हुई थी ना, ऑलरेडी पेड, क्योंकि नेट कॉस्ट निकालते हुए ये माइनस होती है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये प्रीमियम कॉस्ट, सॉरी, प्रीमियम कॉस्ट। याद है प्रीमियम नेट कॉस्ट निकालते हैं माइनस होता था भाई, पुरानी बातें भूल तो नहीं रहे हो? अरे नेट कॉस्ट निकालते हुए प्रीमियम आएगा ना यार। नेट कॉस्ट का मतलब है बिल्कुल फाइनल पीएनएल वाली फिगर, तो पे तो हुआ था ना ये। ठीक है, डिसीजन लेते हुए हमने डिसाइड किया, उस वक्त हमने नहीं कंसिडर किया उसको, बिल्कुल सही बात है। नेट गेन आ गया, ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, ये लिख भी देता हूँ कि नेट गेन आ रहा है। नेट गेन ज्यादा आ रहा है ना, मतलब ये, अगर ये नेट लॉस आ रहा होता तो मैं मना कर देता। ये आप पहली बार पेपर दे रहे हो लगता है, हसन जिन्होंने दिया ना उनसे पूछो बेचारों पे क्या गुजरी होगी। अच्छा नेट कॉस्ट क्या आई, नेट सॉरी नेट रिसीट्स क्या आ गई? तो नेट रिसीट निकालिएगा प्लीज, इसमें आई कैप के आंसर थोड़ा सा चेंज है, मैं बता दूंगा क्यों चेंज है, आई कैप ने गड़बड़ की। कितना आ गया, 4,550,000।
अच्छा, अब नेट कॉस्ट इफेक्टिव रेट निकालने के इफेक्टिव रेट को हम एक्स कह देते हैं। दोनों आंसर हम यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इफेक्टिव रेट को हम एक्स कह देते हैं। 4550,000, 50 मिलियन का लोन है, इंटू एक्स, इंटू 6/12। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऐसे ही निकालते थे। इफेक्टिव रेट में एक्स ले रहा हूँ भाई, इफेक्टिव रेट में एक्स ले रहा हूँ। जो भी रेट होता है वो मुझसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अमाउंट को। इफेक्टिव रेट जो असल रेट है हमें नहीं पता, हाँ फाइनल फिगर पता है इस बार। इस बार अपने को फाइनल फिगर पता है कि नेट कितने का पड़ गया भाई। सारा हिसाब किताब करने के बाद, ऑप्शन ऑप्शन पे करने, ऑप्शन का प्रीमियम पे करने के बाद, गेन वगैरह लगाने के बाद हमें 4,550,000 का फाइनल फिगर बना। नहीं हमजा, गलती कर रहे हो इसमें। 6/12 भी तो है चंदा। हाँ सही है, सही है। अच्छा सही है, तुमने मिलियन में लिखा हुआ है, ठीक है सॉरी। आपने मिलियन में लिखा हुआ है, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं उसको यार। ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स निकाल लोगे? एक्स बैलेंसिंग है, निकाल लेंगे भैया। कितना आ रहा है एक्स? 4,550,000 इंटू 12/6। सही है ना? डिवाइड बाय 50 मिलियन। ये 12 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इंटू 12। पूरी मैथ्स पढ़ाने लगे हूँ मैं तुम लोगों को, पहले मैथ भी थी ना। इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है भाई? ईमानदारी से बताओ, ये सवाल मुश्किल है लगा है या आसान लगा है? बिल्कुल सिंसियरली बताना चैट पे। क्या वाकई बहुत मुश्किल सवाल था? या अभी समझ आ रहा है कि हाँ यार ठीक है, आ गया समझ? जवाब दें चैट के थ्रू। ऑप्शन एक्सरसाइज करने तक तो कुछ था ही नहीं इसमें। हम्म। अभी समझ आ गया है। ये पॉइंट समझ आया कि गेन ऑप्शन एक्सरसाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ऑप्शन में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। फिर ये समझ आया गेन 0.6 क्यों है, क्योंकि डिफरेंस है। नेट गेन 75 है क्योंकि वो एनुअलाइज रेट होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 करना पड़ेगा। गेन को हमने यहाँ बिल्ट इन कर लिया। दूसरा तरीका ये था कि मैं गेन को बिल्ट इन नहीं करता, मैं डायरेक्ट 19.5 पे काम कर लेता, तो मुझे 75 भी माइनस करना पड़ता। नेट कॉस्ट यही आती, गारंटीड गारंटीड। अब इस तरह का सवाल पेपर में आएगा तो संभाल लोगे। क्लियर है? जी जवाब दीजिए ना मुझे, बाकी लोग भी यार। आ सकता है क्योंकि वो प्रीमियम पे किया है ना शाहरुख, प्रीमियम पे किया है। बिल्कुल। लोग ज्यादा बोरोर वाला सवाल करते हैं ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। सही है शाहरुख, वो प्रीमियम बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए का। अच्छा आई कैप के आंसर से थोड़ा डिफरेंस है हमारे आंसर में। आई कैप चंदा ने क्या किया, आई कैप का मैं बताता हूँ। आई कैप ने ना थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। मैं आई कैप के सोल्यूशन को ऐसे देख रहा था तो मैंने कहा यार ये आई कैप से मैच नहीं हो रहा। आई कैप से मैच क्यों नहीं हो रहा ये भी सुन लें, क्योंकि ये ना वो बाद में आप परेशान हो जाए कि सर ने क्या करा दिया और आई कैप तो कुछ और कह रहा है और ये और वो। तो टेंशन की बात नहीं है। आई कैप कह रहे हैं 18.85। अच्छा उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। आई कैप की जो वो है ना, आई कैप ने इसको परसेंटेज को, मतलब ये जो 19.5% है, मैं बताता हूँ किस दो वजह से फर्क आ रहा है। एक ये फर्क आ रहा है, इसको उसने डायरेक्ट इसी में एडजस्ट। मुझे बताएं ये जो 75,000 है, ठीक है, हमें तो ये जो क्या कहते हैं इफेक्टिव रेट है, एनुलाइज निकालना पड़ता है ना, तो इसको एनुलाइज करना पड़ेगा। ये एनुलाइज नहीं किया हुआ इन्होंने, आई कैप ने इसको एनुलाइज नहीं किया। इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एनुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये 6 मंथ की, या और आसान कर लेते हैं, ये 6 मंथ की ट्रांजेक्शन है। तो भाई 6 मंथ की ट्रांजेक्शन है, 6 मंथ का इम्पैक्ट कहाँ है? एक यहाँ डिफरेंस है, और दूसरा जो डिफरेंस है वो यहाँ है। यहाँ भी यही किया हुआ है कि देखिए इसने डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दी। भाई ये 6 मंथ्स का हिसाब किताब है, और रेट जो निकलता है वो एनुअल निकलता है। तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? दिस इज एनुअल, आई एग्रीड। ये एनुअल है, बिल्कुल सही बात है। मगर ये एडेड एनुअल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 मंथ का अरेंजमेंट है, ये साल का अरेंजमेंट नहीं है। तो इन दो वजूहत की, अच्छा आप मजे की बात, ये इन दोनों को जरा सम करें कितना आ रहा है। एक ऐसे ही जरा मैं ऑर्डर भी करा दूं ना आपको। 0.15 और 0.5 दोनों को जरा ऐड करें, कितना बनता है? कितना बनता है, जरा ऐसे ही चेक करें। 0.15 और 0.5। हाँ भाई। अरे ऐड तो कर लो चंदा। हाँ भरोसा है, मगर फिर भी चेक कर लो।
ऑडिट कराना है ना मुझे, तुम लोग 0.65 आ रहा है, अब आप 18.85 में 0.65 एडजस्ट कर लो, देखो क्या आता है। इन दोनों को ऐड करते हो 0.65 आता है, और 0.65 जरा इसमें और एक बार माइनस करो, देखो क्या आता है। हाँ मैं करूंगा इंशाल्लाह। 18.85 में 0.65 लेस करो। हमारा रेट भी यही आया 18.2। हाँ भाई, ऑडिट हो गया। 18.2 आ रहा है, देखो ये हमारा वाला आ रहा है। तो उसने इसको ना एनुलाइज नहीं किया, ये 6 मंथ का मतलब है साल में 2 बार घूमेगा ये रेट। एनुलाइज का कॉन्सेप्ट होता है बीएफडी, चूंकि ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने बीएफडी वाले तरीके से करा, बहुत आसानी से हो गया। इन्होंने इसको थोड़ा परसेंटेज में किया, तो यहाँ परसेंटेज में मसला ये एनुअल है, ये एनुअल नहीं है। ये इन्होंने यहाँ गड़बड़ की, ये दो जगह गड़बड़ हुई है। और ये दो गड़बड़ को अगर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ना, तो ये देखो 18.2 हमारे से मैच हो जाए। क्लियर है बात हमें? अपने सोल्यूशन में वापस आते हैं ना यार। नोट कर लेंगे इसको, प्लीज नोट करें जल्दी से प्लीज, मैं बी पार्ट कराता हूँ। नोट करें, बी पार्ट कराता हूँ। जिन लोगों ने लास्ट अटे में पेपर दिया था उनसे मेरा सवाल है, क्या आपको अब ये समझ आ रहा है? जो भी हुआ पेपर में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर। क्या अभी आपको पल्ले पड़ गया ये सवाल, जहन में बैठ रहा है? जो लोग लास्ट टाइम पेपर दे चुके हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी बाकी लोग भी बताएं, हाँ चलें, गुड। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। चलें जी, नोट करें, बी पार्ट में बात करते हैं फिर इसके। जल्दी से नोट कर लें इसको प्लीज। अच्छा, किसी का सवाल आया है कि जी अगर सॉल्व, हमजा का सवाल है, अगर लॉस आ जाता ऑप्शन में फिर क्या होता? उसका क्या जवाब है आप लोगों के दिन में, अगर ऑप्शन में लॉस आ जाता तो हम क्या जवाब, इसका क्या जवाब, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सोल्यूशन में, इफेक्टिव रेट में कैसे करते हैं? प्लीज बाहर सर्टिफाइड करें ना बाकी लोग। बिल्कुल भी नहीं, गलत सब, रॉन्ग, कॉन्सेप्चुअली इट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं कर सकते, गलत है। नहीं शाहरुख, क्या करते हैं फिर, ऐड करते लेस करते, क्या करते हैं? अभी तो गेन को लेस ऐड किया ना हमने, गेन को, गेन ने हमारे रिसीट को बढ़ा दिया। वेरी गुड हमजा, आपने सही कहा, खुद ही जवाब दिया, सही जवाब दिया। हाँ सही कहा सबा, आपने बिल्कुल सही कहा, और बाकी लोग भी सब ट्राई करें, देखें, सोच रहे हैं ना तो आंसर आ रहा है। शाहरुख बिल्कुल सही है कि हम फिर ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करते, फिर लॉस को इग्नोर कर दिया जाता। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होता। बस फिर एक काम होता हमजा, फिर भी एक काम तो होता ना, ऑप्शन चूंकि हमने खरीद तो लिया था, तो फाइनल आंसर निकालते हुए इसको फिर भी इनकॉर्पोरेट करते, क्योंकि ऑप्शन तो ले चुके हैं ना यार, तो लेने के बाद पता चला कि बेकार हो गया, जाया हो गए पैसे। नहीं, ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे अरुण, वो बात सही है। मगर इफेक्टिव रेट निकालते हुए, क्योंकि उसने दोनों सवाल बातें की है ना, कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा ये भी पूछा और इफेक्टिव रेट भी पूछा है, तो इफेक्टिव रेट निकालते ही ये बहरहाल फिर भी लेस होगा। प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना भैया। ये तो अजीब बात हो जाएगी, मैं प्रीमियम भी ना दूं उस बेचारे को, तो वो बोलेगा यार मैंने काम क्यों किया आपके साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं हारून, क्लियर है आपको बात? ठीक है ना, ऑप्शन को इग्नोर तो कर देते हैं, मगर प्रीमियम देना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। चलें जी, बी पार्ट पे आते हैं, ए पार्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सॉल्व हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, बी पार्ट। क्या कह रहे हैं जी, डिटरमिन वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज, या फिर कह रहे हैं जी 5 मार्क का सवाल है, कंप्यूटर शो ऑल नेसेसरी कंप्यूटेशन, यानी कि वर्किंग के मार्क्स हैं। सवाल पढ़ेंगे, एज्यूम दैट टुडे 1 मार्च 2025, ऑन 1 मार्च 2025 टेक सॉल्यूशंस TS, a technology-based company, has signed an agreement with a German software provider to purchase an AI-powered medical diagnostic system. The payment of European euro, sorry, 4 million euro is due on 30 नवंबर 2025। अच्छा, पहले तो भाई एक आसान काम कर लें, पहले डेटा बना लें। आपको पता है डेटा बनाने से थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो डेटा बना लें पहले हम। अच्छा सवाल, कितने टाइम बाद पेमेंट करनी है? 30 जून 2025 को पेमेंट करनी है, 3 महीने बाद। ठीक है जी। सवाल, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेजिंग करना चाह रहे हैं ये, टू हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन TS इज कंसिडरिंग अ करेंसी ऑप्शन, ईच ऑप्शन कवर्स euro 0.4 million। कॉल ऑप्शन लेंगे या पुट ऑप्शन लेंगे, जवाब दें।
चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करिए, मुझे बताइए चैट में कि कॉल ऑप्शन लिया जाएगा या पुट ऑप्शन लिया जाएगा। प्लीज़ देखें, पार्टिसिपेट करना है यार, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वेरी गुड हमजा, सही कह रहे हैं सबा, सही कह रहे हैं उकाशा, बाकी लोग भी जवाब दें प्लीज़। जी, क्या समझते हैं बाकी लोग, कौन सा ऑप्शन लेंगे? ठीक हो गया, ठीक हो गया, कॉल ऑप्शन बिल्कुल सही, राइट टू बाय पेमेंट है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? ऑप्शन यूज कर, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, ऑप्शन साइज कितना है? 0.4 मिलियन। याद है कॉन्ट्रैक्ट साइज से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते थे, नंबर ऑफ ऑप्शन निकालते थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे यहाँ, 10 आ जाएंगे, सही कहा आपने। 4.4 10 आ जाएंगे। द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज euro 1 to 290। द फॉलोइंग जून ऑप्शन आर अवेलेबल ईच विद प्रीमियम ऑफ 0.6 मिलियन पर ऑप्शन। Call option with a strike price of 295, put option with a strike price of 298। TS predict that spot rate in June could range from between PKR 296 and 300 पर यूरो। अभी अजीब सी बात कर दी। अच्छा, कॉल ऑप्शन हमें पता है काम का, पुट ऑप्शन को हम काट देंगे, पुट ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है ना, तो बेकार है ना, हम हमें फालतू डेटा क्यों यूज करें ना, फालतू डेटा नहीं यूज करना चाहिए। TS predict that the spot rate in June could range between PKR 296 and PKR 300 per euro। Determine whether the option should be purchased, yes or no। अच्छा जी, करेंसी ऑप्शन का सवाल है तो ट्रेडिशनल स्टेप्स पे चले जाएं। करेंसी ऑप्शन में कुछ स्टेप्स फॉलो होते थे, बताएं क्या स्टेप्स है? क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप क्या होता था? हेज स्ट्रेटजी बनती थी। बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, वो तो फ्यूचर्स में होता है। इसमें क्या स्ट्रेटजी है? मेरे ख्याल से बिल्कुल सामने सामने स्ट्रेटजी है। कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय। ठीक है जी, हम थोड़ा ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप वन ये होता था, स्टेप टू होता था हेज सेटअप, सेटअप लगाते थे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने लेंगे? तो 4 मिलियन डिवाइड बाय 0.4। ऐसा ही है भाई, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर है बात? अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। मुझे सवाल मुश्किल नहीं है यार, वेदर ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज। लोगों का एक बार खराब हुआ, इसकी वजह से शायद सेकंड पार्ट में लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, एक बार खराब होने की वजह से। अच्छा, अब आप जवाब दें, ऑप्शन एक्सरसाइज करें नहीं करें? अरे भैया जवाब तो दे दें। तुक्के नहीं लगाने भाई, तुक्के नहीं लगाने, लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिक के साथ बात करें भाई, लॉजिक के साथ बात करें। एक्सरसाइज प्राइस आपके पास कितनी है? दो केसेस हैं। जी जवाब दें, ऑप्शन एक्सरसाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस कितनी है जी? पुट ऑप्शन हमने काट दिया है, कॉल ऑप्शन में 295। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बता दें, जिसको इसका मतलब समझ आता है ना उसके लिए ये डिसाइड करना कोई मुश्किल ही नहीं है, सही डिसाइड करना। क्या मतलब है इस 295 क्या शो कर रहा है? प्लीज एक्सप्लेन करें चैट के थ्रू, बताएं कमेंट के थ्रू, शाबाश। जी, अगर हम ऑप्शंस के थ्रू पेमेंट करते हैं या रिसीट करते हैं, क्या पेमेंट है रिसीट है, पहले तो ये क्लियर कर लेना यार। जी, नहीं हमजा, मैं जो कुछ और सवाल कर रहा हूँ, मैं तो सवाल ही नहीं कर रहा। जो आप बता रहे हो मैं वो सवाल ही नहीं कर रहा, मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन की क्या शो करती है, बस ये बता दें। क्योंकि अगर आपने ये मुझे सही बता दिया तो आगे तो मुझे फिर आपसे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही पहुंच जाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप इसका मतलब इंटरप्रेट करें ना, ये 295 है क्या? यूरो कैन बी, यूरो कैन बी परचेज, ऐसा ही है, राइट टू बाय होता है। बिल्कुल, यूरो कैन बी परचेज एट रुपीज 295 अंडर ऑप्शंस। क्या इसका ये मतलब है?
प्लीज जवाब दें, यस और नो। यूरो कैन बी परचेज एट 295 अंडर ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि ऑप्शन इतने में सेटल होगा, ऑप्शन इतने में काम करेगा। ऑप्शन का रेलिवेंट डेट ये है। हाँ या ना? बात समझ आई? पहले मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। प्लीज कंफर्म करें ना यार, कि ऑप्शंस के तहत अगर मैं बाय करूंगा, परचेज करूंगा, सेल नहीं, राइट टू बाय, परचेज कॉल ऑप्शन लिया है भाई। अगर मैं ऑप्शंस को और ऑप्ट करता हूं तो मेरे लिए बाइंग रेट, परचेजिंग रेट 295 होगा। क्या ये बात समझ आती है? मुश्किल बात तो नहीं की मैंने आपसे। अब आप इसको कंपेयर करें स्पॉट प्राइस से। स्पॉट प्राइस है या तो 296 या 300, यही कहा इसने। स्पॉट प्राइस की जो रेंज है वो ये है 296 से 300। अब मुझे हर बंदे से सही जवाब चाहिए। रिकॉर्डिंग वाले हजरात चाहे पॉज कर लें रिकॉर्डिंग को, लाइव वाले हजरात तो मुझे अभी अभी बता देंगे। मुझे अगले सवाल का जवाब चाहिए जो रिक्वायरमेंट का लिखा था, मगर हम एक आध काम एक्स्ट्रा भी करेंगे। वेदर ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, यस और नो, यस और नो। तीसरा कोई जवाब मुझे नहीं चाहिए, और सही जवाब चाहिए, यस और नो। प्लीज यार पार्टिसिपेट कर लो चंदा। दोनों केस में बता दो, दोनों केस में इतना बता दूं आंसर सेम है। चलो और बोलो, ये तो दोनों में यस है, ये दोनों में नो है। चलो, और आसान कर दिया, क्या बात है, आंसर तो आने शुरू हो गए यार। उकाशा ने सही कहा है, हमदा ने सही कहा है, सबा आईफोन ने सही कहा है, मोहम्मद उकाशा ने सही कहा है, ठीक है, और हारून ने सही कहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताएं भाई, बाकी लोग क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जी। ऑप्शन के तहत अगर मैं बाय करूंगा तो 225 का यूरो मिलेगा। खरीदने के लिए खरीदना है, मुझे पेमेंट करनी है तो खरीदना पड़ेगा यूरो। और अगर मार्केट से स्पॉट मतलब मार्केट से खरीदो तो 296 का मिलेगा। तो क्या मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना चाहिए जहां सस्ता है? ऑप्शन मतलब मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास ऑप्शन है। जी बिल्कुल ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के तहत सस्ता मिलेगा। ठीक है ना? और बराबर में ऑप्शन एक्सरसाइज वापस से कर लेना चाहिए। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जो लोगों ने लास्ट में पेपर दिया था, क्या ये बात मुश्किल है? वैसे यार एक सवाल है, क्या मतलब, मैं तो आपको बहुत लंबे तरीके से बता रहा हूँ यार, ये क्या पेपर में क्या मुश्किल था? ओ भाई, ऑप्शन की ये कार्ड देना था, पुट ऑप्शन को 295, ये तुम्हारा राइट टू बाय है। राइट टू बाय समझते हो ना, खरीदने का रेट है। इसको कंपेयर कर लेते यार 296 और 300 से, क्या मुश्किल था मुझे बताओ। ईमानदारी से मुझे बताओ यार, ये डिसीजन लेना तो मुश्किल नहीं है। ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, मैं तो बहुत बच्चों की इतना स्पून फीड करा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सवाल मुश्किल था। मगर आप मुझे बताएं, क्या ये बात समझ आती है आपको? हाँ जी। अरे पार्टिसिपेट तो करें, हाँ ठीक है जी। चलें, बेस्ट हो गया। शाहरुख आपने सही कहा था, वेरी गुड, आपका आंसर सही था। तो पकड़ लेंगे पेपर में भाई, इस तरह का कुछ आएगा तो, ये क्योंकि इस तरह के सवाल पास में आए हुए हैं, मगर ये ठीक है, शक्ल और सूरत सवाल की तो ड्रॉनी थी, और पहला पार्ट पहले में लैंडर आ गया था, तो इस वजह से मुझे लगा शायद बच्चे पैनिक कर गए। अच्छा चलो, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा जी, फाइनल बस कंक्लूड कर लेते हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया है, अब गेंद निकालना है तो निकाल लो। वैसे तो कहानी खत्म हो चुकी है, मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट तो यही थी कि भाई ऑप्शन परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मगर बहरहाल हम गेंद निकाल लेते हैं ताकि ये कि कहानी सामने आ जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें। प्रीमियम प्रीमियम कितना है भाई? 10 ऑप्शन खरीदने ना। प्रीमियम कितना है? 0.6 मिलियन है। नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, गेन कितना है ऑप्शंस के तहत? गेन कितना है ऑप्शंस के तहत? गेन वाले तरीके से चलते हैं, चलो। वन वन। 5 रुपीज का गेन। 5 रुपीज पर यूरो। पर यूरो ना, ये रेट पर यूरो होता है ना भाई। ठीक है जी। चलें, हम निकाल लेते हैं जी एक्चुअल पेमेंट।
एट स्पॉट 4 मिलियन इंटू 296, 4 मिलियन इंटू 300, मल्टीप्लाई करेंगे जरा 296 को 4 से, कितना आता है? 1184। चेक कर लें यार कैलकुलेटर पे प्लीज। 1184 मिलियन, और ये कितना आ रहा है? 1200 मिलियन। ये क्या करूं मैं यार मिलियन कॉमन ले लेता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इतने ज्यादा लिख। ठीक है, इसमें से फिर हम गेन लेस कर लेते हैं। गेन ऑन ऑप्शंस 1, 1 यूरो पे आ रहा है। 0.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइज है और 10 कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट 4 मिलियन से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट 4 मिलियन से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ जो गेन है वो कितना है? 5 इंटू 0.4, एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 0.4 मिलियन है, 10 कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मेन चीजें मैंने बात कर ली है वैसे, मेन चीज पे। बट आप ये पॉइंट लाइन समझ रहे हो? एक एक ये जो रेट होता है ये पर यूरो होता है ना रेट। ये जो रेट है पर यूरो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। तो ये जो गेन है ये भी 1 यूरो पे आया ना गेन। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना है? 0.4 मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है। तो मैंने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई किया और 10 कॉन्ट्रैक्ट है। कहाँ गया 10 कॉन्ट्रैक्ट? ये रहा। 10 कॉन्ट्रैक्ट है और गेन कितना है? ओ सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 0.4। बात समझ आ रही है भैया? डायरेक्ट 4 मिलियन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 मिलियन यूरो से, क्योंकि ये 1 यूरो पे गेन है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो कितना हो गया ये? जरा मल्टीप्लाई कर ले, 5 4 20, 20 मिलियन हो गया। गेन हमारे पेमेंट को कम कर देगा ना, गेन हमारी पेमेंट को कम कर देगा। और ऐड करने प्रीमियम, प्रीमियम पेमेंट को बढ़ा देगा, प्रीमियम पेमेंट को बढ़ा देगा। ये नहीं समझे कि वो हो रहा है कि जी मैंने क्या किया। प्रीमियम हमारी पेमेंट को बढ़ा देगा, पेमेंट से स्टार्ट किया। प्रीमियम कितना है? 0.6 मिलियन पर ऑप्शन। ये पर यूरो नहीं है। अच्छा, इसको भी 0.6 को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या? एक सवाल है, प्लीज पार्टिसिपेट करें। 0.6 इंटू 0.4 इंटू 10, ये कर दो। प्रीमियम जो 0.6 है, ये सुनो में जवाब दे। जी, ये सुनो में जवाब दें। क्या ऐसा कर लेना चाहिए? हाँ या ना? उकाशा ने सही कहा है, यूसुफ ने सही कहा है, हमजा ने गलत कहा। नहीं हमजा, लड़के फंस गए ना। ये 0.6 पर यूरो है या पर ऑप्शन है? बस छोटी सी बात है, छोटी सी बात, लाइक टू लाइक। तो पर ऑप्शन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक चीज से मल्टीप्लाई होगा इसमें, इन दो में से किसी एक चीज से मल्टीप्लाई होगा बस। बस पर ऑप्शन लिखा है ना भैया। बिल्कुल सही कहा सवा, सही कहा हमजा आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा, बाकी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सही है, बेहतरीन बेहतरीन, हाँ। बिल्कुल 10 से, 10 ऑप्शन या 10 कॉन्ट्रैक्ट बस। वो भाई 0.4 से इसलिए किया था, वो पर यूरो था ना, वो रेट था। सही है, बात समझ आ रही है? तो चलो जी, फाइनली कंक्लूड करने पे आते हैं, कंक्लूड करने पे आते हैं। प्रीमियम हमने ऐड कर दिया, 0.6 इंटू 10। कॉस्ट में ऐड हो रहा है यार, ये नहीं बाद में मुझे मैसेज करके बोलना सर प्रीमियम तो कॉस्ट होती है, माइनस में होना चाहिए भाई। ये तो भाई मैं इसको दोनों को माइनस में कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा जो गेन है। ये भी कर सकता हूँ, जैसे आपको सही लगे। अच्छा कितना हो गया ये? जरा 6 मिलियन को जरा लगाओ नेट अमाउंट। और इफेक्टिव रेट इसमें कैसे निकलता है? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट रुपी पर यूरो, रुपी पर यूरो, यानी कि यूरो से डिवाइड करना है। इफेक्टिव रेट दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि दोनों में आंसर सेम ही है। डिवाइड करें, क्या आ रहा है? 1186 को डिवाइड करें जरा 4 से। 1186 को 4 से डिवाइड करें, देखें इफेक्टिव रेट क्या बन रहा है, जल्दी से देखेंगे यार प्लीज। व्हाट इज योर इफेक्टिव रेट?
कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर यूज करें, और मुझे बताएं सबसे रेट क्या आ रहा है आप लोगों का। 296.5, ये आई कैप से हमारा आई कैप मैच कर रहा है, तरीका अलग है हमारा। 290, आई थिंक आई कैप का भी 295 ही है। ये 296.5, ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब मुझे बताएं ईमानदारी से, क्या ये सवाल अब सही होने के चांसेस बढ़ गए? 5% प्रोबेबिलिटी तो नहीं रही, ज्यादा हो गई है कुछ? जो बातें की हैं समझ आ रही हैं आपको? हमारा स्टाइल समझ आया सॉल्व करने का? हम्म। मुश्किल तो नहीं लगा? कुछ आसान करने की कोशिश की गई है आप लोगों के लिए? हम्म। बाकी यार ये मेरा नंबर नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन है क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। और यार आप लोगों को अगर ये तरीका समझ आया हो सवाल को सॉल्व करने का, तो ये सवाल की मैं रिकॉर्डिंग अलग से भी शेयर करूंगा, तो आप और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्या ख्याल है? करेंगे शेयर? ठीक है, चलो मैं वाइंड अप करता हूँ। बस एक छोटी सी बात मैंने और कही थी आप लोगों से, मैं बस उस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। सवाल तो एक छोटा सा पार्ट है, इसको नोट कर लें प्लीज जल्दी से। मुझे एक छोटी सी बात और करनी है, नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो आई थिंक हम यहीं पे रुकते हैं। ये यहाँ पे प्लीज नोट कर लें, और ये नंबर भी मेरा नोट कर लें। देखिए मेरी कोशिश यही होती है कि आपको, जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया सीए फाइनल में मेरे स्टूडेंट का गोल्ड मेडल भी आया अभी दिसंबर, सॉरी जून 25 में, उमेश कुमार का। उमेश कुमार वॉज माई स्टूडेंट। इससे पहले मेरे दो स्टूडेंट्स के माशाल्लाह मेरिट भी आ चुके हैं बीएफडी में, C-FEP 4 बीएफडी में। ये जून 25 में अभी अभी रिसेंट, जैसे कहते हैं ना कि रिजल्ट जो आया था जुलाई में, उसमें इन्होंने माशाल्लाह गोल्ड मेडल स्कोर किया। तो मेरी कोशिश बस ये होती है कि यार स्टूडेंट्स को अपना जितना भी मैक्सिमम मेरा एक्सपीरियंस है, 11 साल टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया, तो वो मैं आपको शेयर करूँ। और आप भी कोशिश करें कि यार कैफ लेवल पे तो है, मगर ऐसा आप पढ़ें, ऐसा पढ़ें, इतना अच्छे लेवल पे पढ़ें, इतनी अच्छी आदतें बना लें अपनी, ठीक है ना, कि आपको फिर सीए फाइनल लेवल पे जाके ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज ना करनी पड़े, कोई कोई पैराडाइम शिफ्ट ना करना पड़े। सही ना, कोई बहुत ज़्यादा आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी पड़े, आपको ऑलरेडी पता हो कि हाँ यार ये बातें जो सर ने पहले से बताएंगे, सर खुद सीए फाइनल के टीचर, मैं तो MSc 2 भी पढ़ाता हूँ, MSc 2 आखिरी पेपर है जो अभी केस स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। केस स्टडी जो आखिरी पेपर होगा सीए क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, और कोशिश मेरी बस अल्टीमेटली यही होती है कि चीज़ें आसान हो जाए स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को मुश्किल ना लगे, क्योंकि स्टूडेंट को जब मुश्किल लगता है तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं उसके लिए। ठीक है, मुश्किल होता है थोड़ा टाइम निकालना सेशन के लिए, मगर खैर अल्लाह का शुक्र है हो गया। तो एक बात बस मैंने आप लोगों से जो पहले कही थी, थ्योरी कैसे कवर करनी है यार, प्लीज़ देखें इसको। मैं कहूँगा वापस से मैंने लिखा है, ये बात दिखा रहा हूँ आपको जो मैंने इस सेशन में की थी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग वाले हजरात को शायद सिर्फ वीडियो नज़र आएगी इसकी सोल्यूशन की, उसमें शायद ये एक और वीडियो देखनी पड़ेगी इनको, खैर वर्कशॉप वाली। तो ये मैंने सारी बातें की नहीं, पढ़ने बहुत आसान है कि अंडरस्टैंड करना है थ्योरी को, लिखना है को, फिर उसके बाद लर्न करना है। लर्निंग बहुत बाद में आएगी, पहले समझें। और आपने देखा हमारी क्लासेस में इसी चीज गाइडलाइन से बात की गई है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया गया, समझाया गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी गई हैं, फिर आपसे कहा गया नोट बनाएं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन भी पूरे पूरे सॉल्व करें, फुल फ्लैश सॉल्व करें, ओरली नहीं करें, बुलेट में नहीं करें, फुल फ्लैश सॉल्व करें, और फिर मिस्टेक लॉग करें, अपने आंसर को स्टेट से मैच करके जो डिफरेंस उसको लिखें। थ्योरी के साथ सौतेला सलूक ना करें प्लीज, प्लीज। टाइम बहुत कम है थ्योरी का, तो अब बस यही है जो आपने अपने नोट बनाए हुए हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस दोस्त के नोट से पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, बस उसी से अब आप कर लें। अब आपको अपना नोट बनाने का तो टाइम नहीं, मगर जेनुअन तरीका ये था कि अब आप अपना रिवीजन करें, मगर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें प्लीज, ये जरूरी है। क्योंकि थ्योरी जब तक लिखी नहीं होगी आपको पेपर में थ्योरी में लोगों का हाथ नहीं चलता, पता है मसला ये। तो हाथ इसलिए नहीं चलता क्योंकि लोगों का हाथ सेट ही नहीं होता, लोग लिख के ही नहीं जाते, प्रैक्टिस नहीं करके जाते। ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक लॉग बहुत जरूरी है। ये मैंने कैलकुलेशन वाले एरिया में बात की थी जब वर्कशॉप के शुरू में बात हुई थी आपसे। ठीक है ना। और ये यहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ कि रिवीजन करें, पास पेपर्स करें, काम किया जी। बस ये रहा, ये तीन इंपॉर्टेंट टास्क मैंने आपको दिए। रिवीजन से तगड़ा होना चाहिए, रीजन रिडम सॉल्व होनी चाहिए, मिस्टेक लॉग बनना चाहिए, और प्रैक्टिस थ्योरी की जरूर करके जाएंगे। मुझे पता है कैलकुलेशन में आपने ऑलरेडी टाइम लगा दिया है। ठीक है जी, सेशन हेल्पफुल रहा, मज़ा आया कुछ? बोर तो नहीं किया आपको मैंने? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, कोशिश की गई इसको आसान कर दिया जाए। और बाकी जी भी चीज़ें जो आपको टिप्स दी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा, नंबर नोट कर लें आप मेरा। और पेपर में जाएं कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए, आमीन। और बस यार,
ऑल द बेस्ट फिर। ये चाहे आपकी जितनी भी अटेम्प्ट हो गई हैं, चाहे जितनी भी अटेम्प्ट हो गई हैं, ये आपने अपने आप से वादा करना है कि ये अटेम्प्ट मेरी एमएफए की लास्ट अटेम्प्ट है, मैंने इसी अटेम्प्ट में एमएफए निकालना है, ठीक है ना, ये आपने आपसे वादा करें। ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अगर कोई बेनिफिट हो रिकॉर्डिंग वाले हजरात से भी गुजारिश है, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, जितने भी पाकिस्तान में लोग पेपर दे रहे हैं सबको कामयाब फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।